कैलेंडर के बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलती है सिस्टम से, स्ट्रक्चर से, प्लानिंग से। लेकिन क्या होता है कि हम हर साल जब कोई तब्दीली का अहद करते हैं तो वो पूरा इसलिए नहीं हो पाता कि हम अपने इमोशंस से ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं बड़ी मोटिवेशन के साथ कि हम बहुत मोटिवेटेड हैं। जो हमारा डायग्नोस्टिक मैनुअल है DSM-5 जो आया, और अब जो 6 पे जो काम हो रहा है, तो उसमें वो उन छोटे छोटे रवैयों को भी शामिल कर रही हैं एज मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिनको हम बॉदर नहीं करते, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन है, जी। जैसे डिलेड एटीट्यूड है, जैसे लेजीनेस है आपका। आजकल जो बच्चों में बहुत ज्यादा मसला देखने आ रहा है उनका स्क्रीन टाइम है। पेरेंट्स जो हैं जो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और बच्चा घंटों उस पे मसरूफ रहता है। ये एक बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटी नहीं है और इसमें एज भी कोई नहीं है। बहुत से छोटे छोटे बच्चों को भाई अब देखिए, अब शादियों में या सोशल गैदरिंग होती है, अब देखेंगे बच्चे मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, पेरेंट्स अपनी गपशप कर रहे हैं, बच्चे को बिल्कुल कुछ पता नहीं उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ज़रा सी देर दिसंबर की धूप में बैठें, वाह, ये फ़ुर्सतें हमें शायद ना अगले साल मिलें। ये फ़ुर्सतें, ये लम्हे, ये ज़िंदगी, ये कैलेंडर, शब व रोज़, माह व साल बीतते चले जाने का नाम ही ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी को रवां दवा रखने के लिए इंसान के पास है क्या? इख्तियार बहुत महदूद, बहुत लामहदूद हद तक भी इंसान बाद औक़ात अपने इन इख्तियारात से तजावुज़ भी करता है और फिर उसे अंदाज़ा होता है कि उसके इख्तियार और बेइख्तियारी के बैन बैन कोई एक चीज़ है जिसे उसे हासिल करना है। ये और बहुत सारी बातें आज के इस शो पर होने वाली हैं। ये बातें भी होंगी कि न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन लोगों के जो बनते हैं वो तोड़ क्यों नहीं चढ़ते, और ये बातें भी होंगी कि किस तरह से अपनी हैबिट को, अपनी रूटीन को प्रेडिक्ट करके हम अपनी किसी भी गोल सेटिंग को अचीव कर सकते हैं। विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो है और विलिंग वेज के इस शो पर, जो कि लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, आप एवरी सैटरडे को दोपहर इसी टाइम पे देखते हैं। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ, मैं हूँ जहाँ आरा, और सब सामीन को, नाज़रीन को हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश मुतमईन होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अच्छे से गामज़न होंगे। आज का शो इस साल का आखिरी शो है। आज का शो नई ज़िंदगी के आगाज़ की प्लानिंग का शो भी है, और आज का शो इस बात के इयादे का शो भी है कि हम अपने माजी की खिड़की खोल के झांकें और फ्यूचर के लिए वहाँ से मिलने वाले तजर्बात की रोशनी से एक ऐसा अक्स डालें जिससे कि हमारे लिए फ्यूचर में आने वाले वक्त को प्लान करना, उस पर गामज़न रहना अच्छे से मुमकिन हो जाए। बिल्कुल। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है मैं जहारा? ठीक, आप कैसे हैं मोहसिन साहब? बिल्कुल जैसे बेहतरीन। अभी आपने कहा ना कि आज का शो इस साल का आखिरी शो है, तो थोड़ा सा मैं उदास हो गई। हाँ, और एकदम से मुझे ये भी ख्याल आया कि कितनी जल्दी से मोहसिन साहब वक्त गुजर जाता है, और बहुत से प्लान्स हैं ज़िंदगी में जो हम मतलब ऐसे करते हैं, जी। मगर वो फिर तोड़ नहीं छोड़ते। जी। हम उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचा नहीं पाते हैं। जी। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे एम्स ऐसे होते हैं, ख्वाहिशात ऐसी होती हैं, हमारे ख्वाब होते हैं ज़िंदगी में। लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो गिला करते नज़र आते हैं कि वक्त नहीं मिला, जी। सही टाइम नहीं मिला हमें, या वसाइल ने साथ नहीं दिया, या लोगों की सपोर्ट नहीं थी। यानी एट एंड ऑफ द ईयर और या एंड ऑफ द एनी सीज़न मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कोई ना कोई रीज़न दे रहे होते हैं। जबकि अभी आपकी जैसे बात से आपने कहा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। लोग फ़ौरन से, नॉट इवन न्यू ईयर, इवन आप देखें कि किसी इवेंट के बाद, जैसे एक सालगिरह किसी की आई है, जी। तो वो फ़ौरन से अपनी जो अगली सालगिरह तक पे कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं। जी। एनिवर्सरी पे कुछ ऐसा होता है, अपनी एजुकेशन का कोई करियर का एंड होता है, कोई डिग्री, जैसे रिज़ल्ट लेट्स सपोज आया जी। और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो फ़ौरन से एक वो अपने आप सेट करेगा गोल कि अब अगला जो मेरा रिज़ल्ट होगा ना, जो अगले सेमेस्टर का होगा, वो वुड बी वेरी गुड। लेकिन हो नहीं पाता, और इस पे अभी मोहसिन साहब रोशनी डालेंगे बड़े बलब से कि ऐसा क्यों है जो नहीं हो पाता।
जब भी नए साल का आगाज़ होता है तो हम बड़े ज़ोरों शोर से कहते हैं आने वाले साले नौ खुश आमदीद, अलविदा साले गुज़िश्ता अलविदा। और फिर जब साल का अख्तिताम हो रहा होता है तो हम सोच रहे होते हैं न शब व रोज़ ही बदले हैं न हाल अच्छा है, किस ब्राह्मण ने कहा था कि ये साल अच्छा है। वाह वाह वाह। लेकिन ओवरऑल जब हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं और उसके सारे सालों की तरफ देखते हैं तो हम हैरान होकर इस सोच में भी जाते हैं कि सूरज के डूबने पे ना हैरान हुए कभी, अब सोचते हैं कितने कैलेंडर बदल गए। वाह। तो एक्चुअली कैलेंडर के बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलती है सिस्टम से, स्ट्रक्चर से, प्लानिंग से। लेकिन क्या होता है कि हम हर साल जब कोई तब्दीली का अहद करते हैं तो वो पूरा इसलिए नहीं हो पाता कि हम अपने इमोशंस से ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं बड़ी मोटिवेशन के साथ कि हम बहुत मोटिवेटेड हैं, हम अपना जो ये साल है ये एक ज़िंदगी का बहुत यूनिक साल बना देंगे, सारी ख़राबियाँ दूर हो जाएंगी और सब अच्छे गोल अचीव हो जाएंगे। लेकिन ये जो ऑपरेट हम कर रहे होते हैं ये हम किसी स्ट्रक्चर या सिस्टम से नहीं कर रहे होते बल्कि इमोशंस से कर रहे होते हैं। जी जो मोटिवेशन है वो चूँकि डोपामीन से आती है और जी डोपामीन में अप डाउन आता रहता है, इमोशंस में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसीलिए जितने भी डिसीजंस हैं वो पूरे नहीं हो पाते और सिर्फ वही डिसीजंस पूरे हो पाते हैं जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आते हैं, सिस्टम से आते हैं, स्ट्रक्चर से आते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअली सेफ्टी चाहता है, जी वो सरप्राइजेस नहीं चाहता। इसीलिए जब लोग नाकाम होते हैं किसी ऐसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन में तो वो समझते हैं कि हम नाकाम हो गए। जी जी एक्चुअली वो नाकाम नहीं हुए होते, उनका मेथड या उनकी जो स्ट्रेटजी है वो नाकाम हुई जी होती है। जी जी तो क्यों ना ऐसा प्लान किया जाए कि हम अपनी ज़िंदगी में बजाय इसके कि कैलेंडर के बदलने पर, डायरी के चेंज होने पर हम तब्दील होने का कोई नया अहद करें, क्यों ना इसको छोटे यूनिट्स में बांट लिया जाए और हर दिन को एक ऐसी प्लानिंग के साथ करें कि दिन का आगाज़ हो तो एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कामयाबी हासिल करें। वो भले ही वो छोटी सी कामयाबी कोई ऐसा टारगेट हो जो कि आपने किसी की मेल को, किसी के मैसेज को आंसर करना ही क्यों ना हो। जब आप एक छोटी सी कामयाबी हासिल करते हैं तो दिमाग दरअसल सेट होता है इस मोड पे कि मैं कामयाब हूं और मुझे कामयाबियां हासिल करनी है। फिर आप घर से निकलें तो फिर कोई और आपका छोटा सा ऐसा ही टारगेट हो जो आप अचीव करें। जी तो ये फिर आप ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां आप कोई टारगेट अचीव करते हैं। तो जब आप छोटे छोटे टारगेट से अपने दिन का आगाज़ करते हैं और ये ईजी डूएबल्स होते हैं, अचीवेबल्स होते हैं, मेजरेबल्स होते हैं और ऐसे होते हैं कि जो आपके लिए आसानी से रीच किए जाने के काबिल होते हैं, तो आपके छोटे टारगेट्स के कामयाब हो जाने, अचीव हो जाने की सूरत में दिमाग इस बात के लिए प्रोग्राम हो जाता है कि मैं कामयाबियां हासिल कर सकता हूं। तो ऐसे छोटे छोटे 2-3 टारगेट्स जब हम आधा दिन पूरा होने से पहले हासिल कर लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट आता है हमारे बड़े टारगेट और बड़े गोल पर। जी जी और जी यूं हम एक दिन को जब कामयाब बनाते हैं, एक्चुअली कोई भी शख्स जो अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करता है उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी इसका अंदाज़ा उसे अपने एक दिन से बखूबी हो सकता है कि आज का दिन, ये दिन उसका कैसा गुजर रहा है, ये फैसला कर देगा कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरनी है। बिल्कुल बेहतरीन बात मोहसिन साहब आपने की। जैसे भी अब बात कर रहे थे ना कि अगर हम एक दिन की जिम्मेदारी ले लें जी तो ऑब्वियसली फिर रात को आप जब देखते हैं कि इट वाज रियली वेरी प्रोडक्टिव डे तो आपको अच्छी फील आती है। जी अभी मैं यही सोच रही थी कि जैसे अभी जो हमारा डायग्नोस्टिक मैनुअल है DSM-5 जो आया और अब जो 6 पे जो काम हो रहा है तो उसमें वो उन छोटे छोटे रवैयों को भी शामिल कर रही हैं एज मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जिनको हम बॉदर नहीं करते, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन है, जी जैसे डिलेड एटीट्यूड है, जैसे लेजीनेस है आपका, जी लैक ऑफ इंटरेस्ट है, यानी हम इनको बिहेवियरल इश्यूज समझते हैं। जी लेकिन अभी जो DSM-6 पे दे आर वर्किंग उसमें वो ये कहते हैं कि इट्स अ सीरियस मेंटल हेल्थ इशू। अच्छा, गोल हमारा क्यों अचीव नहीं होता? उसकी एक मेन रीज़न अभी तो जैसे मोहसिन साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, उसके साथ जो एक मेन रीज़न वो ये भी है कि हमारा फोकस गोल पे होता है। जी जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि 2026 में आई विल बाय अ न्यू होम, ठीक, अब ये मेरा गोल हुआ और मैं बड़ी एक्साइटेड भी होगी और फिर मैंने बड़े उससे शिद्दत के साथ इस चीज़ को, ये मैसेज अपने आप को भी देना शुरू कर दिया और बाकी लोगों को भी कि मैंने
2026 में अपना एक न्यू घर ख़रीदना है। अच्छा, अब उसके साथ जो सपोर्टिव पैरामीटर्स हैं, अगर मैं वो नहीं लूँगी, जी टाइम बाउंड नहीं करेंगे जी। हम, उसके साथ एक अपने जो रिलेटेड मेजरमेंट्स हैं वो नहीं लेते, जी हम गोल कैसे अचीव करना है हम जी। उस पे अगर काम नहीं करेंगे तो ये गोलमोल हो जाएगा। जी हम क्या करते हैं कि गोल सेट करते हैं, मगर ये कैसे मुमकिन कैसे बनाना है जी इस पे हम काम नहीं करते, और बैक ऑफ द माइंड हमें ये लगता है कि वक्त आने पे हो जाएगा। जी तो जी। ऐसे ही फिर कई साल माह दिन गुजरते जाते हैं, और वेरी अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जैसे जैसे आप अचीव नहीं कर पाते ना मोहसिन साहब, एक तो ये है कि चले आप हर्ट तो होते ही हैं, वैसे वैसे ही आपकी मोटिवेशन लेवल भी बहुत लो होता है, और आपका जो गोल है जो कि कभी कभी बहुत ही पॉसिबल भी होता है, मगर ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू टू आपका जो अकॉर्डिंग पैरामीटर्स हैं आपके वो ना लेने की वजह से वो बहुत दूर हो जाता है, और आपको ख़ुद पे ही ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। फिर आप जहाँ पे कोई गोल सेट करना भी चाह रहे होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मैं आई कांट डू दिस, तो एक फेलियर की जो फीलिंग आने लगती है। तो फिर अब हुआ क्या कि एक गोल को जिसे आपने प्रॉपरली उसको नहीं अचीव किया, बल्कि आपने एफर्ट ही नहीं पुट की राइट वे में, आपने कोई डायरेक्शन ही नहीं उस बारे में ली, कोई गाइडेंस नहीं ली, आपने पूछा नहीं किसी से, आपने उसके बारे में काम नहीं किया, और जब उसमें फेलियर हुआ तो आपने उस फेलियर को अपने साथ अटैच कर लिया। तो अब इसके बाद बहुत से मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे लोग वज़न कम करने का गोल, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में बहुत से गोल होते हैं। जी इस साल में आई रिड्यूस 20 पाउंड्स। जी। पहले तो ये है कि गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, जी। इट शुड बी रियलिस्टिक। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 50 किलो वज़न कम करूँगा। चलें, एक्सेप्शंस आर देयर, लोग करते भी हैं, बट आपका जो गोल है दैट शुड बी रियलिस्टिक। जी फिर कैसे करना है, फिर आप टाइम कितना उसको दे रहे हैं, फिर आप कितनी नॉलेज है आपके पास उसमें, अपनी नॉलेज को अपडेट भी करें कि अच्छा पहले 4 साल पहले लोग ये करते थे, जी जैसे फाके करते थे या जिम ही करते थे, मगर अब का दौर आ गया इंटरमिटेंट फास्टिंग या फूड या पोर्शन डाइट्स, बहुत चीज़ें आ गई हैं। जी तो जब आप ये सारा पेपर वर्क करते हैं और फिर गोल अचीव करते हैं और रोज़ाना रिमाइंड भी कराते हैं, यानी सॉफ्ट रिमाइंडर टू योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जी। तो फिर जो आपका गोल है वो बेसिकली हकीकत में बदल सकता है। बहुत ही आपने खूबसूरत और बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और इसमें ख़ास तौर पे जैसे एग्जाम्पल के साथ कि सिर्फ चाहने से, ख्वाहिश के सेट करने जी, से जी। गोल अचीव नहीं होता, बल्कि डिज़ाइनिंग से होता है। अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो उस गोल को सिर्फ गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट यानी SMART, स्मार्ट, S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, यानी कि उसके बारे में पूरी क्लैरिटी, वजाहत से हो कि वो आपने गोल, मैं वज़न कम करना चाहता हूँ, ये कोई गोल नहीं है, मैं कितना वज़न कम करना चाहता हूँ, जी, जी। ये गोल है। जी जी और इसमें अगर ये 20 kg है तो फिर इसके बारे में 20 का अदद आपको इसके हुसूल में अच्छी क्लैरिटी दे रहा है। जी स्मार्ट का जो M है वो मेजरेबल है, यानी उसमें फिर आप उसको यानी जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, जी। और अगर आपने 2 kg का वज़न अपना कम करना है एक महीने में, तो इसका मतलब है कि आपको ½ kg इन अ वीक तो कम करना होगा। इसलिए इसको फिर मेजरेबल भी आप बना लें। फिर इसमें स्मार्ट का जो A है, SMA जो है वो A अचीवेबल के लिए है। अगर आप ऐसा गोल बनाएंगे जो अचीव ही नहीं हो सकेगा, मसलन आप अगर कहते हैं कि जी मैंने 20 kg एक महीने में ही कम कर लेना है, तो ये अचीवेबल नहीं है, रिकमेंडेबल नहीं है, तो इस वजह से इस गोल को फिर हम स्मार्ट गोल नहीं कहेंगे। स्मार्ट के R से मुराद है रेलिवेंट होना, यानी वो आपके लिए फिर आपकी शख्सियत, आपकी ज़िंदगी की जो लाइफ की गोल सेटिंग है उससे रेलिवेंट भी हो, वो ऐसे इररेलेवेंट कोई गोल ना हो। और इसी तरह से फिर उसका जो T है स्मार्ट का, वो टाइम बाउंड होने की निशानदेही करता है कि आपको अरसे का तयन करना है विदाउट एनी स्पेसिफिक पीरियड,
उसमें आप ये कोई गोल जब ओपन छोड़ देते हैं कि इस का ये हमने करना है और आगे कोई हद नहीं लगाते, तो उसके नतीजा में भी नाकामी का सामना करना पड़ता है। चुनाचे स्मार्ट गोल को सेट करते हुए ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि सिर्फ गोल के बारे में स्पेसिफिक होना, मेजरेबल होना, उसका अचीवेबल होना, उसका रेलिवेंट होना, उसका टाइम बाउंड होना काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए फिर पूरी एक मनसूबाबंदी चाहिए होगी। मसलन अगर आप मीठे से गुरेज करना चाहते हैं तो इसमें आपकी विल पावर काम नहीं देगी। आपके पास अगर कमरे में फ्रिज है और उसमें कोल्ड ड्रिंक है तो आपकी विल पावर नहीं जीतेगी, फ्रिज जीत जाएगी। आपके पास अगर टेबल पर रखा हुआ फ़ोन है और फ़ोन के पास पड़ी है चॉकलेट, तो आपकी चॉकलेट जीतेगी, आपका इरादा नहीं जीतेगा। लिहाजा ये आपने जहन में रखना है कि जो एनवायरनमेंट है उसकी डिज़ाइनिंग भी कोई चीज़ है, क्योंकि ये जो क्यूज़ होते हैं जो हमें मिलते हैं, जो कि ट्रिगर्स होते हैं दरअसल, ये क्यूज़ आपके अंदर जो एक पैदा करते हैं क्रेविंग, और उस क्रेविंग के नतीजा में आप वो एक्ट करते हैं जिससे कि आपको वो चीज़ हासिल होती है जो दरअसल उसके साथ जुड़ा हुआ एक इमोशन होता है। तो याद रखने की बात यह है कि हम किस तरीके से किसी हैबिट को डिज़ाइन करें जिसमें कि हमारे जो क्यूज़ हैं, ट्रिगर्स हैं और हमारी जो क्रेविंग्स हैं, ये हमारी राइट डायरेक्शन पर हो। क्रेविंग सिर्फ नेगेटिव नहीं होती बल्कि राइट डायरेक्शन पर भी हमारे अंदर जो पैदा होने वाली चाह है, तमन्ना है, वो आपको उकसाती है कि आप उस समत में कुछ काम करें। स्मार्ट गोल का सेट करना और एनवायरनमेंट का फिर आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होना, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को यूँ भी टेस्ट कर सकते हैं चाहें तो, कि अगर आपके बेड के पास पानी की बोतल ना हो और ये पानी की बोतल आपको साथ वाले कमरे से या किचन से जाके लेनी हो, तो आपका वाटर इनटेक खासा कम हो जाएगा। सिर्फ पानी का दस्तयाब होना, हाथ उस तक पहुंचना, पड़ी हुई बोतल को टच करके जल्दी से उठा लेने का मौका होना आपके वाटर इनटेक को बढ़ा देता है। चुनाचे ये चीज़ भी याद रखनी है कि आपके सराहने रखी हुई किताब के पढ़े जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि साथ वाले कमरे में मौजूद बुक शेल्फ से जाके किताब का उठाना। जी यानी इट्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ना जी, इट्स अबाउट द प्रायोरिटी। जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि आपके अंदर चेंज आए, उसे करीब कर लें और जिसे चाहते हैं कि वो दूर हो जाए तो सिर्फ उससे डिस्टेंट हो जाए। वज़न कम करने वाले लोग अक्सर इस चीज़ को कोई ख़ास अहमियत नहीं देते कि वेइंग मशीन जिस पर के वेट किया जाता है, वो सोचते हैं कि कौन सा वेट रोज़ाना कम होना है तो उसको कभी कभार चेक कर लिया जाए। जी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वज़न कम करने के शौकीन लोग हर रोज़ अपना वेट करना शुरू कर दें, हर रोज़, आई एम डूइंग सेम मोहसिन साहब, तो क्या होगा कि हर रोज़ तो आपके वज़न में कमी नहीं आएगी, लेकिन डिनाइल ब्रेक होता रहेगा और आपके अंदर कॉन्शियस एफर्ट की जो एक कोशिश है वो बहुत अच्छी सस्टेन करेगी। बिल्कुल। चुनाचे ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि आपने छोटी छोटी जो स्मॉल चॉइसेस हैं, बिगर जो अचीवमेंट्स हैं वो जिन लोगों की ज़िंदगी में नज़र आती हैं वो सिर्फ बिग ड्रीम से नज़र नहीं आती, वो स्मॉल चॉइसेस के रेगुलर और मुस्तकिल होने के नतीजा में हासिल होते हुए नज़र आती हैं। यानी ये दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं जिन्होंने कोई कामयाबियां हासिल की हैं, उनकी लाइफ को, उनके यानी ऑटोबायोग्राफीज़ को आप उठा के देख लीजिए, उनके इंटरव्यूज़ सुन लीजिए, आपको जो चीज़ उनमें सबसे कॉमन मिलेगी कि वो चाहे छोटी सतह पे कोई काम कर रहे हों, वो मुस्तकिल करते हैं और रेगुलर करते रहते हैं, लोगों से बेनियाज होकर करते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसमें कामयाबी नहीं पा लेते। बहुत खूबसूरत बात मोहसिन साहब। एक्चुअली ये है कि जब हम डिस्टेंट होते हैं ना उन चीज़ों से जो एक्चुअली हमारा गोल है, तो फ़ौरन से डिनाइल वापस आ जाता है। हमें लगता है कि कर लेंगे, हो जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो कि परेशान बेहद होते हैं कि वज़न नहीं कम हो रहा। जी। तो मैं उनसे पहला क्वेश्चन करती हूँ कि कितना वेट है, तो वो कहते हैं पता नहीं, हम तो देखते ही नहीं डर के। जी। तो फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है, अच्छा तो लास्ट टाइम आपने कब चेक किया था वेट? तो वो कोई पिछले साल या कुछ 6 माह पहले, हाँ जी, तब किया था और तब इतना था, और अब तो डर के नहीं हम देखते। तो जब तक आपको अंदाज़ा ही नहीं है, आप फेस ही नहीं कर रहे उस प्रॉब्लम को, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? और वज़न कम करने में तो जैसे भी मोहसिन साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि मॉर्निंग में उठते साथ सबसे पहले आप अपना वज़न देखें, उससे आप पूरे दिन का प्लान करते हैं कि अच्छा आज मेरा इतना बढ़ा हुआ है,
आई विल मैनेज। अच्छा, आज ये मेरा गोल अचीव हो गया। इवन मैं क्या करती हूँ कि अगर कभी कोई दावत, शादी, कुछ ऐसा हो ना मोहसिन साहब, जी। तो फिर उसको अगले दिन पे मैनेज करती हूँ। यू आर डूइंग द सेम बाय द वे, मुझे पता है इस चीज़ का, जी। ये सीक्रेट है। जी। तो जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं तो फिर आपका गोल भी अचीव हो जाता वैसे है। आपको कैसे पता चला कि परसों शाम जब मैंने गाजर का हलवा बहुत ज़बरदस्त एक शादी में खाया, तो उसकी अगले दिन क्या कीमत अदा करना पड़ी, वो यहाँ मेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो नहीं, मुझे पता अच्छी। है। तो मैं कल शाम घर में बात ये कर रहा था, मैंने कहा कि मुझे क्या पता था कि उस वक्त का खाया हुआ वो गाजर का हलवा जो बहुत मज़ा दे रहा था, उसकी इतनी भारी कीमत होगी। मुझे इतना पता है कि आपने शायद 24 आवर्स में सिर्फ ग्रीन टी। वो तो एक वैसे तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपने नहीं, बट नाश्ते इट डिपेंड्स इफ यू आर मैनेजिंग इट एंड यू नो यू आर कैलकुलेटिंग, तो फिर आपको अपनी बॉडी, आपको एनर्जी, आपको पता बता रही होती है। क्योंकि आपको अपनी जो चीज़ याद रखनी है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस भी है ज़िंदगी में। चूँकि आप जब एक दिन को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो इसका काफ़ी सारा ताल्लुक आपकी एनर्जी, आपकी अच्छी एक बैलेंस डाइट के साथ भी है, अच्छी नींद के साथ भी है, अच्छे ताल्लुकात के साथ भी है, मूड के साथ बहुत ज़्यादा है। और फिर आप के पिछले दिन की तकमील पर आपका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो अगर अच्छा है, मसलन अगर हम एक दिन में सारा दिन अच्छा गुजार लें और रात शाम होते ही हम कोई ऐसी गलती कर लें, तो हमारे सोने के टाइम पे जो हमें ज़्यादा ख्यालात आएंगे वो उस गलती के आएंगे। हमारे अंदर गिल्ट होगा, हम फिक्रमंद परेशान होंगे, हम अपने आप को नाकाम समझेंगे। जी। उससे पहले किया हुआ सारा जो अच्छा काम है उस पर भी पानी फिर जाएगा। चुनाचे एक दिन को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। जी। यानी ये बाकायदा कॉन्शियस एफर्ट के साथ आप अपने दिन को प्लान करते हैं कि आज के दिन के लिए मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। और याद रखिए कि क्या करना है पर अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये हमारा यानी नतीजा हासिल करने का हमारा जो जहन का नक्शा है वो ज़्यादा मजबूत और अच्छा बनता है बनिस्बत इसके कि क्या नहीं करना। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो नहीं को रजिस्टर करता ही नहीं। वो सिर्फ यानी अगर हम ये सोचते हैं ना कि मैंने ये नहीं करना, जी। तो इसमें हमारा फोकस में से वो नहीं निकाल दें। जी। तो जब मैंने ये नहीं करना हम सोचते हैं, तो उसमें दिमाग ने रजिस्टर करना है कि मैंने ये करना है। नहीं को उसने रजिस्टर, नेगेटिव वर्ड को वो रजिस्टर ही नहीं करता। जी। जी। चुनाचे ब्लिंक, जैसे हम कहते हैं कि भी आपने नीला रंग नहीं सोचना, तो दिमाग में सबसे पहले नीला रंग आता है। जी। 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 इसी तरह से हम जब अपने दिमाग से काम लेना चाहते हैं, तो हमें बड़ी समझदारी के साथ अपने माइंड से मदद लेनी होती है। माइंड क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो हम सीखते सीखते अपने दिमाग के हार्डवेयर पर इंस्टॉल करते हैं और उसको हम अपडेट्स देते रहते हैं। जबकि दिमाग क्या है? वो मगज़ है, जिसको खाने से डॉक्टर मना करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो जाता है। और लोग बड़े शौक से नए साल की खुशी में ही जी। दिमाग खाएंगे। जी। तो और दिमाग के बारे में ये भी है कि हमारा जो जिस्म है, हम अपने दिल के बारे में, गुर्दों के बारे में, जिगर के बारे में, लंग्स के बारे में फिक्रमंद होते हैं, अपने वजन के बारे में, अपने स्किन के बारे में, बालों के बारे में, हड्डियों के बारे में, सब के बारे में हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं, सिवाय दिमाग के। हाँ। क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि दिमाग अगर ख़राब होता भी है तो खैर है, तो ये सिर्फ दूसरों का ही होता है, हमारा नहीं होता। तो दिमाग जो है उसके और अगर हमारा खराब होता है तो फिर सही खराब होता है। और ये जो हमारा दिमाग है, कई दफ़ा लोग इसके बारे में ये भी कह रहे होते हैं कि फिर मेरा दिमाग घूम गया। हाँ। मेरा दिमाग जो है ना, वो फिर उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। हाँ। तो उनसे फौरी तौर पे पूछना चाहिए कि आपका जो दिमाग है वो आपने क्यों इतना आउटसोर्स किया हुआ है कि उसके बटन्स दबाने की मशीन या रिमोट जो है वो किसी और को आपने दिया हुआ, थमाया हुआ है। जी। तो आप अपने दिमाग के इंचार्ज क्यों नहीं है? तो अपने दिमाग की निगरानी, अपने दिमाग का निज़ाम समझना और ये दिमाग की चालाकी को भी समझना कि वो ज़्यादातर माइल होगा तो वो ना करने की तरफ माइल होता है, वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ माइल होता है। यानी हम अपनी ज़िंदगी में अगर गौर करें तो हमें नेगेटिव सोचने के लिए किसी किस्म की कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये आप बैठ जाएं तो आपको जो ख़यालात आना शुरू होंगे वो मायूसी के, नेगेटिविटी के, जेलसी के, नाकामी के, कंपैरिजन के,
पजमुर्दा हो जाने के, ये वाले ख़यालात होंगे। लेकिन जो हमें अपने दिमाग को एफ़र्ट करके देना पड़ता है वो पॉज़िटिव थिंकिंग है। जी, जी, जी। लिहाजा रोज़ाना कोशिश जो हम करते हैं उसका जायज़ा लेना कि क्या हमारी कोशिशें पॉज़िटिविटी की समत में हैं। क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे कोशिशें तो जो नतीजा निकलेगा वो इन्हीं चीज़ों की सूरत में निकलना है जिन्हें हम नेगेटिविटी जी, कहते हैं। जी। अब के वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आएँगे तो आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो आपके लिए प्रेज़ेंट कर रहा है लेट्स टॉक विद विलिंग और वेज। नंबर नहीं बता रहे मोहसिन साहब। देखें, आज मुझे ना किसी ने कहा, अच्छा। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, अच्छा, तो उन्होंने कहा क्या आपने वो नंबर पे बताना, कॉल्स लेना छोड़ दी हैं? वो हम डिस्प्ले पे देते रहते हैं तो इसलिए मैंने भी उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, तो नंबर बताए भी देते हैं। जी। 0300 741 3639 ये वो नंबर है जिस पर कि आप आइएगा, मैसेज के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ कमेंट दे सकते हैं, अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। इसके अलावा आप के पास ये ज़रिया भी है कि आप हमारे किसी भी पोस्ट पर जाकर जब कोई कमेंट देंगे या हमें मेल डायरेक्ट मैसेज कर देंगे तो हम आपके तमाम मैसेजेस को ज़रूर देखते हैं, नोटिस करते हैं और उसके मुताबिक अपनी अगली बातचीत को तैयार करते हैं। बिल्कुल सो ठीक। 0300 741 3639 इस नंबर पर आइएगा, अपने मैसेज या फिर कॉल के ज़रिए आपकी इस शो पर शिरकत है। लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।
वेलकम टू विलिंग वेज। और विलिंग वेज का ये शो है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। एवरी सैटरडे आप देखते हैं, और हमारा जो शो है ये सैटरडेज़ को ही नहीं होता बल्कि हर शाम 7 बजे यू आस्क फॉर इट के टाइटल से होता है। और एवरी सैटरडे आप ये शो देखते हैं लाहौर से। शाम को 7 बजे लाहौर से यू आस्क फॉर इट होता है। बाकी दिनों में इस्लामाबाद और कराची से यू आस्क फॉर इट आपके लिए प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट प्रोफेशनल्स। लाहौर से दोपहर को, सैटरडे की दोपहर को लेट्स टॉक विद विलिंग वेज लेके आते हैं जहां राना और मोहसिन नवाज़। और हमारी आपसे ये जो बातचीत होती है इसके कई एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप लोगों की तरफ से मिलने वाले जो सवालात हैं ख़ास तौर पे वो इस शो को सजाते संवारते हैं और इनके मौज़ूआत को तरतीब देते हैं। इस वक्त हम अपने कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारे साथ खबर सुल्ताना साहिबा हैं जो कि बहुत जाना पहचाना नाम साइकोलॉजी की दुनिया में इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। जिब्रान खालिद फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा अमीन मकतब के इदारे को डायरेक्ट करती रही हैं एक तवील अरसा, और यूनिसेफ की कंसल्टेंट हैं। यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे इनकी खिदमात, और समाजी सतह पर लोगों में शऊर उजागर करने के लिए खबर सुल्ताना साहिबा का जो नाम और काम है वो बहुत नुमायाँ मौजूद है। तो जी खबर जी सुल्ताना, हम अपने शो पर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जी। ये फरमाइएगा कि आप बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया मेरा इतना। सॉरी आपकी कुछ हेलो। जी 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 आपकी आवाज़ पहुंच रही है। तो आपका जो तारुफ है वैसे तो वो साल हर साल पे जी मुहित आपका काम है। ये फरमाइए कि आप लोगों से काफ़ी इंटरेक्ट भी करती रहती जी हैं, और काफ़ी मैं देखता जी हूँ कि जी मुख्तलिफ़ इदारों के लिए आपका जो काम है, सोशल वेलफेयर के लिए भी है, जी मुख्तलिफ़ इदारों के लिए। तो ये जी आपका जी यानी अवामी सतह पे लोगों के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को देखना, कंडक्ट करना और लोगों के जी मसाइल को जानना, ये आपका ख़ास फील्ड है। तो बच्चों में जी ख़ास बिल्कुल। तौर पे बच्चों के जो जी मसाइल आपके सामने आते हैं उसमें क्या मसाइल ज़्यादा देखने में आ रहे हैं? जी मोहसिन, आजकल जो बच्चों में बहुत ज्यादा मसला देखने आ रहा है उनका स्क्रीन टाइम है। पेरेंट्स जो हैं जो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और बच्चा घंटों उस पे मसरूफ रहता है। ये एक बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, हम्म, और इसमें एज भी कोई नहीं है। बहुत से छोटे छोटे बच्चों को, भाई अब देखिए, अब शादियों में या सोशल गैदरिंग होती है, अब देखेंगे बच्चे मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, पेरेंट्स अपनी गपशप कर रहे हैं, बच्चे को बिल्कुल कुछ पता नहीं उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा हम्म, है। इवन खाना भी जो है मान वाले बना बना के मुंह में डाल दिए, बच्चे को कुछ नहीं पता वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा। बात करो तो वो बड़े डिफरेंट तरीके से देखता है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इससे बच्चे सोशलाइज नहीं कर पा रहे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम आ रही है, सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, और किसी भी जगह पे जाके एडजस्ट करना वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं। हमारे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हम्म, जिनमें इस वजह से ऑटिज्म लाइक फीचर्स आ जाते हैं। आप सलाम करेंगे वो जवाब नहीं देंगे, आप हेलो कहेंगे वो स्माइल नहीं करेंगे, वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। और अगर उनसे उनका मोबाइल छीन लिया जाए या कुछ टाइम के लिए, तो आप देखें वो बच्चे के इतने बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, वो इतना अग्रेसिव हो जाता है कि जैसे उसको एडिक्शन हो चुकी है इसकी मोबाइल फोन की। और जैसे ही आप उससे लेते हैं, आपको उसके ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है उसमें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में पेरेंट्स को गाइड करने की बहुत जरूरत है कि वो ठीक है, पेरेंट्स के लिए आसानी हो जाती है कि बच्चा एंगेज हो गया किसी काम में, लेकिन ये बच्चे की डेवलपमेंटल एज है, उसको डेवलप हो रहा है, वो सीख रहा है, वो अब सोशलाइज करना सीख रहा है, वो बातचीत करना सीख रहा है, वो अपने एनवायरनमेंट को देख रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करना सीख रहा है। तो पेरेंट्स को तो मैं यही कहूंगी कि खुदा के लिए अपना जो टाइम है बच्चे को दे। स्क्रीन टाइम ठीक है, अगर आप उसको देना चाहते हैं 24 आवर्स में आगे एक टाइम रख लें, 30 मिनट्स, हम्म, 40 मिनट्स, बस इससे ज्यादा नहीं। और वो इंसेंटिव रखें उसके लिए, उसे कहें ठीक है तुम ये काम करोगे तो इतनी देर के लिए तुम कार्टून देख सकते हो, या जो भी है वो उसका जो फेवरेट
प्रोग्राम वो देख सकते हो, क्योंकि हम ये भी नहीं देख पाते कि बच्चे जो है वो क्या देख क्या रहे हैं और जी। क्या सीख रहे हैं उससे। और हमारी अपनी वैल्यूज हैं, इसमें हमारा अपना एक एनवायरनमेंट है, हमारा बहुत सारी चीजें हमारे घरों की ऐसी होती हैं कि बच्चा वो घर से सीख ही नहीं रहा, वो जो स्क्रीन उसको बता रही है वो उसके अकॉर्डिंगली सीख रहा है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। और हमारी सोसाइटी में खास तौर पे आप देखें मोहसिन, जब आप अपने बचपन को देखें, हम देखें, हमारे पास कितना कुछ करने के लिए होता था, जी। क्रिएटिव होते थे बच्चे, ये कर ले ये कर ले। आज का बच्चा बोर हो जाता है और फिर वो स्क्रीन टाइम पे आ जाता है। उस तो मेरा ख्याल है बचपन में तो हमने जी। देखा कि डायरी एक बड़ी लाजमी चीज़ होती थी। जी बिल्कुल अगर बिल्कुल। देखा जाए तो हमें याद है कि पेंट करने के लिए ब्रश, जी। पेंट और जो कलर्ड पेंसिल्स, इस तरह की चीज़ें, यानी क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा चीज़ें माइल थीं, लिखने की तरफ, जी, पढ़ने की बिल्कुल। तरफ। मैगज़ीन्स होते जी, थे बिल्कुल, उस बिल्कुल। उसमें, और वो भी वो होते थे कि जी, जो बिल्कुल। बच्चों के मैगज़ीन है, यानी उसमें भी एक ख़ास स्टैंडर्ड पर इस चीज़ को मलहूज़ रखा जाता था कि ये जो है ये बच्चों के करने ये के काम है। कंटेंट बच्चों के ये लिए। कंटेंट बच्चों के लिए। उन्हीं की कहानियाँ, बच्चों की बिल्कुल पिक्चर्स, सही कह रहे हैं, पहेलियाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल आप ये चीज देखें कि बहुत लैग कर रहे हैं, हमें नजर ही नहीं आ रही है आजकल ये चीज। बच्चे का मिट्टी में खेलना, गीली मिट्टी से वो बनाना, चीजें जी, बनाना, जी, जी। जमीन पे वो मिट्टी के साथ कोई ड्राइंग बनाना, वो सोचना, ये सारी उसकी क्रिएटिविटी, फ्रेंड्स का मिलके ग्रुप में खेलना, चाइल्डहुड गेम्स, हमारी कल्चरल गेम्स इतनी खूबसूरत हैं, मिलजुल के खेलना, जी, जैसे जी। वो स्टापू। कीड़ा काड़ी, चिटापू, ये सारी, पिट्ठू गोल गरम, शायद आपको याद हो। जी, जी। जी, ये जी। सारी गेम्स बच्चे को बहुत सिखाती हैं, उसमें बर्दाश्त पैदा करनी, उसको हारना आता है, उसको जीतना आता है, उसको टर्न, अपनी बारी का इंतजार करना आता है, उसमें टॉलरेंस आती है, उसमें बर्दाश्त आती है, उसको दूसरे को मौका देना आता है। बहुत कुछ वो सीखता है इन गेम से। जी। तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को इस पे देखना चाहिए, उन्हें अपने चाइल्डहुड को देखना चाहिए, और उस जमाने में जो गेम्स थी उन गेम्स को बच्चों पे लागू करना चाहिए। तो आप देखेंगे दिनों में उनको बच्चों में चेंज नजर आएगा। कितनी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि हारना भी सीखना है और जीतना भी सीखना है, दोनों चीज़ें। यानी बिल्कुल, ये हम बिल्कुल। जीत पर हमारा ज़्यादा ज़ोर है, जबकि अगर बच्चे को ये सिखाया जाए कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ जीत का नाम जी। नहीं है, उसमें हारना, जीतना, हारना, जी। जीतना, लेकिन उसमें फिर बिल्कुल। यानी जीत और हार का जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल ये है कि एक फीडबैक है, जिसमें जी, आप बिल्कुल। अपने किसी मेथड को अप्लाई करते हैं और प्रोग्रेस का रिव्यू लेते हैं। यानी जी। जो कंपेटिटिव जो एक मोड में रहना है, दूसरे के साथ कंपैरिजन में रहना, वो तो आपको यही बताएगा कि या तो आप जीते हैं या हारे हैं। लेकिन जी, अगर आप बिल्कुल। अपने प्रोग्रेसिव माइंड के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और ये जिन खेलों जी। की आपने बात की, इससे जुड़ी हुई जी। ये चीज़ भी याद आती है कि उस ज़माने में बच्चों के दिल बहलाने को मीडिया से भी अलावा कार्टून्स के बच्चों के प्रोग्राम्स जो होते थे, वो बच्चों के जी, जी। प्रोग्राम्स ही बच्चे ज़्यादा शौक से देखते थे, और घरों में बिल्कुल। जो माँ बाप या नानी दादी का जो किरदार था वो कहानी जी। सुनाते थे, और वो कहानियाँ भी ऐसी होती थीं जो कि जिसके अंदर कोई बिल्कुल। मैसेज होता था, कोई उनकी अखलाकी तरबियत जी। होती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। और जब कहानी सुना रहे होते थे तो बच्चे की इमेजिनेशन साथ चल रही होती थी, वो सुन भी रहा होता था, वो देख भी रहा होता था, जो जो उसको बताया जा रहा होता था, जी। तो उसकी इमेजिनेशन और स्ट्रांग होती जाती थी। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे अंदर जो हम देखते हैं कि इस जनरेशन के अंदर बहुत तेज़ी है, बेकरारी है, बेचैनी है। जी। इस सारी बेचैनी, जी, बेकरारी जी, की बिल्कुल। एक वजह ये भी है कि आज के इस दौर में स्क्रीन के इस इस्तेमाल ने उनके अंदर इम्पल्सिविटी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया है, और उसके अंदर ये डेवलप कर दी है चीज़ कि वो उसको डोपामीन के स्पाइक्स चाहिए हर थोड़ी देर बाद, और जिसकी वजह से बिल्कुल उसको एक बिल्कुल सही। एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट चाहिए, और उसको बोरियत की आदत नहीं है। मैं कई दफ़ा लोगों से ये कहता हूँ कि थोड़ा बोरियत से भी गुजरें, बोरियत को भी इंजॉय करें। बिल्कुल। बाज़-औक़ात जी। लोग बोरियत से बचना चाहते हैं, और बोरियत का टाइम, जिसे वो बोरियत कह रहे होते हैं, वो दरअसल गौर व फ़िक्र का टाइम होता है। जितने लोग आप बिल्कुल। देखें कि हुजूम से अलग होकर बैठते हैं, जी। वो लोग जो दुनिया की तारीख़ में कभी जिनको अलग होने का मौका मिला, ऐसे रहनुमा जिनको कभी जेल जाना पड़ा और वो जेल में रहे, जी। तो शायरों, अदीबों, लीडर्स ने वहाँ से किताबें लिखी। तो ये जो अलग हो जाना है, ये एक्चुअली या गौर व फ़िक्र करने का जो मौका है, ये इंसान के अंदर बहुत ज़बरदस्त सलाहियत को निखार पैदा करता है उसके अंदर। ट्रू। जी
जी बिल्कुल। और बोरियत जो है वो तो असल में क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती है ना। जी आप बोर हो रहे हैं, आप कहते हैं मैं कुछ करूं, जी क्या करूं, आप खुद सोचते हैं और वो करते हैं। जी और फिर आप ऐसी ऐसी चीजें, हमारे सामने बड़ी अच्छी क्रिएशन आ जाती है जो हम समझते हैं बोर है या अलहदा बैठा है, लेकिन असल में वो प्रोसेस से गुजर रहा होता है बच्चा। जी या मुझे ये करना है, वो सोच किससे के अमल से गुजर रहा होता है। एग्जैक्टली exactly. खबर सुल्ताना, आपने इतना ज़बरदस्त इनपुट दिया, बहुत ही अहम और संजीदा चलें। आपका जो ये सारा कंटेंट है, जिससे कि एक जी दावत जी फ़िक्र मिलती है कि हम लोगों को अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में किन बातों का जी ख्याल रखना है। और आज अगर हम ये तब्दीलियां पैदा कर दें तो सिर्फ ये मायूसी की बात नहीं है कि ये होता जी था जी और नहीं हो जी सकता, ये अब चलो, भी हो बहुत सकता है। शुक्रिया। क्या आप हाँ जी तो अब भी हो सकता है। और जी जी जैसे हो आपने सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्योंकि चाहने से बात नहीं बनेगी, करने से बात बनेगी। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दें वो सारा अंदाज, जी जी और सारा जी तकिया हम स्क्रीन पर ना करें, और ये ना सोचें कि जी जी इस वक्त मसरूफ़ कर देना। बहुत सारे लोगों का नज़रिया ये है कि दरअसल हम्म हम्म किसी को इंगेज कर देना, बिज़ी कर देना भी उसको ठीक हम्म रखने के बराबर है। ये एक हाँ जी बहुत बिल्कुल, बड़ी ये एक तो ये लोगों के अंदर गलतफहमी है कि वो समझते हैं गलत फहमी है। कि जी इंगेज रहेंगे बच्चे, बिज़ी रहेंगे तो वो शायद ख़राबी नहीं करेंगे। हालाँकि ये देखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो किस चीज़ में बिज़ी हैं और उससे दिमाग की प्रोग्रामिंग क्या हो रही है। जी मोहसिन मोहसिन, आप देखिए ना, आजकल बच्चा क्या स्कूल से आता है, जल्दी जल्दी करो होमवर्क करो, जल्दी जल्दी करो, कारी साहब आ गए, जल्दी करो ट्यूशन का टाइम हो गया, जल्दी करो ये। हमें जल्दी किस चीज की है? हमें जी, ड्यूज तो जल्दी कर रहे हैं, हम उसको सोचने का मौका नहीं दे रहे, उसको खेलने का मौका नहीं दे रहे, उसको कोई टाइम ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पे पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को टाइम दें, उसका अपना टाइम दें, वो सोचे, वो जो भी करे उसके पास फ्री टाइम होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। बहुत-बहुत जी शुक्रिया आपके चलें। प्रोग्राम में शिरकत के लिए, आपकी खूबसूरत जी गुफ्तगू के लिए। सलामत रहें। इंशाल्लाह जी दोबारा फिर बात बहुत होगी। शुक्रिया जी, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया जी, खुश रहें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो थोड़ी देर के लिए अपने उस टाइम पे चली गई थी मोहसिन साहब, जब हम भी बहुत स्टापू खेलते थे, ठीक। और पिट्ठू गोरगरम, लूडो, स्टापू, कैरम बोर्ड्स। अभी पता चल जाता है कि आपने लूडो कितनी खेली। ये बताइए कि साँप जो है, जो सबसे बड़ा उसका साँप है, जी, वो कितने नंबर से नीचे लेके आता है? वो 100 से भी ला सकता है नहीं, नहीं, आपको, नहीं, नहीं, नहीं। ये 99 से भी ला सकता है। नहीं ला सकता है, नहीं। नहीं मतलब अब डिपेंड्स ना, आप 10 से कहाँ जाए, जहाँ डसे जाएंगे आप नीचे आ जाएंगे। अभी आप 40 पे पहुंचे हैं, उसने आपको डस लिया तो आप नीचे आ गए। देखिए वो उसमें मुख्तलिफ थे, लेकिन जो सबसे मशहूर सांप था वो 98 से डसता था, और वो नीचे कहीं नीचे जहाँ तक मुझे याद पड़ता 2, है 3 पे। शायद, हाँ 7 पे या 2 पे। अब मुझे ऐसे ये जी नीचे जी आने जी वाला जी। ज़रा कन्फ्यूजन है, लेकिन 98 तो मुझे याद है। तो ये जो आपकी मेमोरी है ना मोहसिन साहब, जो देखें उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं, एक इंसान होने की हैसियत से तो खैर आजकल कंप्यूटर ने और एआई ने जितना नहीं नहीं ज़्यादा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मोहसिन साहब, ऐसा नहीं है। जो मेमोरी है ना, अच्छी मेमोरी, देखिए ये है गॉड गिफ्टेड चीज़ है आपके साथ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ ना बहुत लंबे अरसे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह। होता ये है कि मोहसिन साहब के सामने खड़ी मैं सोच रही होती हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि मोहसिन साहब ने पूछा कौन खातून थी आपके साथ। अब थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि ये किस पेशेंट की बहन थी। तो अब मैंने कहा मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो जो पेशेंट नहीं लास्ट वीक में जो हमें मिले थे, तो जी। फिर मोहसिन साहब ने फ़ौरन से बताया कि अच्छा 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 वो खातून थी। तो मेमोरी जो है, हालांकि मैं आई वॉज डीलिंग विद द फैमिली, मगर आप यू आर वन ऑफ देम जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। मेमोरी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि दरअसल मेमोरी एक स्किल है। लोग आमतौर पे इसको बादाम से अखरोट से बहुत ज़्यादा रिलेट, हाँ। लेकिन दरअसल मेमोरी एक स्किल है। मैं जब लोगों से मिलता हूँ और जब उनके साथ बातचीत चल रही होती है, डिजीज़ कॉन्सेप्ट और बाकी चीज़ें, उनकी अपनी पेशेंट की हिस्ट्री, उनके इवेंट्स, तो मैंने इरादतन और सोच समझकर उनके साथ बातचीत करते हुए ये इस चीज़ पे मैंने ध्यान रखा होता है कि वो जो इवेंट्स बता रहे हैं, जो डेट्स बता रहे हैं, जो वाक़यात, जो करैक्टर्स उस कहानी के अंदर आते हैं, कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और उसके नतीजा में घर वालों ने क्या किया था, इन सब वाक़यात पर अगर आप बाकायदा इरादे के साथ पहले से तवज्जो रखें जी और जी। फिर उसमें से जब वो बात बताएं, तो
उसकी कुछ देर बाद जब आप उस बात को दोहराएं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपके साथ कुछ बात शेयर कर रहा है, तो अगर उसने 5वें मिनट पर आपको कोई बात बताई है और आप 20वें मिनट पे उस बात का कोई हवाला देते हैं, जी जी जी, तो लोग आपके साथ बातचीत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत connect करते जल्दी हैं। कनेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि आपने उनकी बात को इतनी तवज्जो ज़्यादा से तवज्जो सुना। से सुना हाँ, था बिल्कुल, कि बिल्कुल। 5वें मिनट पे की हुई बात 20वें मिनट पे भी आपको याद है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, तो- दैट्स सो ट्रू। और ये जो चीज़ है ये एक्चुअली हर रिश्ते में होनी चाहिए। यानी आप देखें कि आप अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ किसी भी महफिल में मौजूद हों, तो अगर आप उनकी जैसे मैं एक और काम भी करता हूँ कि जो सालगिरह का मैसेज है बर्थडे का, ये फेसबुक से आता है। बहुत अरसा पहले जब फेसबुक नहीं था, 20 साल पहले, तो लोगों की लोग सालगिरह नोट करते होते थे ना, नोट करते होते थे, डायरीज पे उनके, डायरीज, उन्होंने सारे बड़े दिन जो भी उनके होते थे सेलिब्रेशन, कैलेंडर पे जी कहीं जी उन्होंने नोट किया होता जी था। जी जी। लेकिन मैंने हमेशा से ये अपनी कोशिश की कि सालगिरह के मैसेज की किसी के लिए ज़्यादा जो खुशी का सबब बनता है, ज़ाहिर है आप बहुत ज़्यादा कोई सैकड़ों हज़ारों तो नहीं याद रख सकते, लेकिन जो आपका करीबी हल्का अहबाब है, उनकी सालगिरह की डेट अगर आप यानी जहन में रखें, तो ये चीज़ उनको बड़ी खुशी देती है। जैसे अभी जब मेरी सालगिरह थी, तो उसमें 9 दिसंबर को मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, कॉल, सब कुछ आया। तो मैंने एक तरीक़ाकार ये भी अपनाया कि मैंने सोचा कि मैं भी अपनी याददाश्त का ज़रा जायज़ा भी ले लूँ। तो जो मुझे विश करने की कॉल्स थी करीबी लोगों जी की, जी 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 तो उन हर एक की कॉल पर मैंने उन्हें कहा कि देखें, आज आप मुझे सालगिरह की विश कर रहे हैं, और अभी कल की बात है कि जब 22 जून को आपकी सालगिरह थी, या फ़लाँ डेट को, अच्छा, या एडवांस में आपको फ़लाँ दिन जो आपकी सालगिरह आने वाली है। बिल्कुल। एक साहब को तो आपने ये भी कहा कि आपकी बस ये 2 माह बाद जो आएगी इंशाल्लाह, जी, फलानी तारीख को, तो उस पे मैं विश करूंगा, जिसपे बड़े सरप्राइज हो गए थे। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि इससे दूसरे की फीलिंग पर एक बहुत अच्छा एक असर आता है कि इम्पोर्टेंस उसे महसूस होती है ना, अच्छा, कि भाई मैं भी बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। जी, जी। तो दूसरे की ज़िंदगी में या ज़ात में दिलचस्पी लेना हमारा उसके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। तो हम अगर अपने घर में, रिश्तों में, बहुत दफ़ा, मुझे कल की बात है आपको बताऊँ, जी। कल मेरे साथ ये हुआ कि एक साहब जब अपना मसला डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने अपने भतीजे की बात कर रहे थे, भतीजे के प्रॉब्लम की। तो मैंने पूछा कि वो जो पेशेंट है वो कितने बहन भाई हैं, यानी आपके भाई के कितने बच्चे हैं? ठीक है। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? पता नहीं। नहीं, 4-5। तो मैंने कहा 4-5 में तो यानी एक बच्चे का फ़र्क है कि या वो 4 हैं या 5 हैं। तो फिर उन्होंने गौर करके बताया कि वो 5 हैं। अब ये तो हो गया ये मामला कि और बहुत दफ़ा लोगों को अपने घर में अपनी वाइफ की, या अपने हस्बैंड की, या अपने बच्चों की सालगिरह या खास दिन एनिवर्सरीज याद याद नहीं होती होती। यानी इस कोई हफ्ता 10 दिन की ही बात है कि एक कपल मेरे पास बैठा हुआ था, तो उनको अपनी बेटी, वो किस यानी स्टडी के लेवल पर हैं, तो उन्हें फ़ौरन याद नहीं आया, और मियाँ बीवी ने आपस में मशवरा करके एक तरह से बात की कि वो कौन सा लेवल है। अब ये बेखबरी का ये आलम। ये अभी मैडम जो खावर सुल्ताना साहिबा, असल में वो यही बात भी डिस्कस करी थी ना, कि माँ बाप ने बच्चों को मसरूफ़ करके समझा कि शायद हमने अपना बड़ा काम कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है, किस लेवल पे है, उसकी मसरूफियात क्या हैं। और ये प्रायोरिटीज़ है ना मोहसिन साहब, जब प्रायोरिटीज़ ही नहीं पेरेंट्स ने सेट की, तो फिर इट्स नॉट अ राइट पेरेंटिंग। यानी ज़रूरियात पूरी कर देना जो बेसिक हैं बच्चों की, उन्हें आला तालीम में भेजना या अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भेजना इज़ नॉट इनफ। उससे फिर क्या हो रहा है कि जो जनरेशन है हमारी, ये जो अल्फ़ा और अब आगे आने वाली जो है, उसको शायद ये जो अभी जेनज़ी की बात हम करते हैं, तो ये वो जनरेशन है जिसमें बेचैनी ज़्यादा नज़र आती है हमें, क्योंकि हम तो जो डील कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों में बेहद बेचैनी है। उसकी वजह ये है कि वो एक जो कंपैरिजंस, कंपटीशन, कंपेटिटिवनेस का जो एलिमेंट है ना, वो इसी वजह से है कि राइट डायरेक्शन उन्हें मिली नहीं, डिस्कशन हुई नहीं, अच्छे बुरे की उनको बताया नहीं गया, बल्कि सिर्फ उनको फीड किया गया है।
और फिर उन्होंने वही किया जो उनको खुद से मुनासिब लगा। जी अब एक ही जो जहन ऐसा जो कि नापुख्ता है, जी उसको जो मुनासिब लगेगा तो वो उसे ऑप्ट तो करेगा। जी। और जब उसने ऑप्ट किया तो उसके बाद वो जब कंक्लूजन पे पहुंचा तो मे बी वो सही ना हो, तो जिससे बेचैनी तो सामने आएगी। ये एक बहुत नाजुक सी बात है कि जो हम देख सुन महसूस कर रहे हैं, ये सारे का सारा एक्चुअली दिमाग की चूँकि प्रोग्रामिंग कर रहा है, हम इसको ख़ास अहमियत नहीं देते कि एनवायरनमेंट डिज़ाइन क्या कर रहा है, जी, जी, जी। एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या कर रहा है। तो अपने और अपने बच्चों और अपने करीब के जितने भी लोग हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सब पर आपके माहौल का, यानी जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसका क्या असर है। वो ब्रॉडकास्ट आपके मोबाइल के आले से हो रहा हो, या घर में माँ बाप बच्चे के सामने अगर एक दूसरे से उलझ रहे हैं तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग है। जी 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 जी। और या टीचर किसी क्लास में झंझलाहट के साथ अगर किसी बच्चे को डांट देती है तो ये भी ब्रॉडकास्टिंग है। जी 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 तो जी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, घर, सोसाइटी, रोड, सब जगहों पे, जी। ऑफिसेज में जो कुछ हो रहा है ये ब्रॉडकास्टिंग की ही टाइप्स हैं। और जितने भी दिमाग इसको सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग की ही टाइप है। तो अपनी ब्रॉडकास्टिंग और रिकॉर्डिंग को याद रखना कि जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड होके ये फाइल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ये चीज़ याद रखी जाए तो यकीनन हम अच्छे दिमागों को सोसाइटी में डेवलप कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपसे बातचीत का मज़ीद सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम टू विलिंग वेज और विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो। और यहाँ से इस वक्त आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, जहाँ राना और मोहसिन नवाज़ के साथ। जहाँ राना का ख्याल ये था कि हमारा साल का आखिरी शो धूम धड़के वाला, जोश व खरोश वाला, नाच गाने नहीं, नाच नहीं कहा मैंने। मैंने कहा कि सिर्फ ऐसा गाना किसी से गवाया जाए जिसपे सब नाच उठे। अच्छा, यानी नाजरीन, नाजरीन ठीक। मतलब और सिंगर है ना, हमारे पास बहुत से सिंगर मौजूद हैं। अभी पिछले शोज में आपने एक बेहतरीन सिंगर से इंट्रोडक्शन भी कराया। जी तो मैं चाह रही थी कि आज के शो में अगर आप उनको शामिल करते। उन्होंने बाद में मुझे मैसेज करके कहा कि वो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, तो मैं मुझे अंदाजा हुआ कि मैं इतनी अच्छी तैयारी के साथ नहीं था। आपने कहना था कि शुक्र है आपको अंदाजा हो। तो उन्होंने कहा हमारा मकसद आपको सिर्फ ये अंदाजा ही देना था। तो वो अब दोबारा उन्होंने कहा है कि वो लेकिन आजकल दोबारा एक शर्त है कि फिर डुएट होगा, और उनके साथ जो साथी सिंगर है ना, जी। जो गाने आपने मेरे से शेयर किए थे वो भी साथ लाइन पे मौजूद होंगे। यानी असल में आप चाहती हैं कि आप उनके उस सॉन्ग में उनके डुएट का हिस्सा नो बने। नो, नॉट एट ऑल। मैं ऐसी बिल्कुल चाहत नहीं है मेरी। अच्छा, जो एक्चुअली में उनके साथ गाना गाती हैं खातून, अच्छा, जो अच्छा। आपने मेरे से वीडियो शेयर की थी, जी, वो जी। सिंगर साथ अगर होंगी तो विल बी रियली ओब्लाइज्ड, वी विल बी। ऐसा करते हैं कि नए साल की खुशी में ना, जी। चलिए अब जाने पे तो क्या ही, जी, नए साल की खुशी में मोहसिन साहब प्लीज आप ये अरेंज कीजिएगा। अगर तो वो बाहर से पाकिस्तान आ गए तो आना चाहिए उन्हें, ये अब हम उनको याद कर रहे हैं। तो इस वक्त हम कॉल पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब इसहाक साहब हमारे साथ हैं, और इसहाक साहब एक ऐसे मुफक्किर मुदब्बिर शख्सियत के मालिक हैं कि जिनका माशाल्लाह जो काम है वो बड़ा ही यूनिक काम है। जिस इदारे के साथ प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हैं
वो इदारा फ़तीन स्टूडेंट्स को तैयार करता है, आइडेंटिफाई करता है और उनको फिर दुनिया में इंटरनेशनल फोरम्स पर मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार करता है। और इसहाक साहब के काम का एक जो नुक्ता नज़र है जो बड़ा इम्प्रेस किया मुझे, वो ये है कि वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान में हमारा सारे का सारा ज़ोर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने पर है, जबकि हमें रिसर्चर्स और साइंटिस्ट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नोबल इनाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद उस नाम के लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए कोई बड़े नाम हम दुनिया के सामने रख नहीं सके। वाह। तो हम अपने बच्चों को किस तरह से रिसर्च के साथ जोड़ें, उनको साइंटिस्ट बनाने की तरफ आएँ, क्योंकि ये डॉक्टर का टैग, इंजीनियर का टैग या फिर पायलट उससे पहले या कोई इस तरह का जो ये मंजिल का ख्वाब उनको हम दिखा देते हैं, तो फिर हम उनकी शायद सोचों के का जो वुसअत है उसके साथ भी एक दायरा सा लगा देते हैं। तो इसहाक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो पर। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया कि आपने इज्जत बख्शी। और जी, मैं अपनी बात का आगाज एक कोट से करूंगा। ये एक मार्गरेट मीड, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जी 20th सेंचुरी की अमेरिका में। जी उनका एक कोट मेरे सामने था, तो वो ये है कि नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल कमिटेड सिटीजन्स कैन चेंज द वर्ल्ड। वाह। Indeed, it's the only thing that ever has. वाह। यानी इसको मैं यूं बयान करूंगा कि कभी इस बात पर शक न करना या शुबा न करना कि सोचने समझने वाले और पुरअज़्म हौसले से भरपूर चंद अफराद दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि तारीख गवाह है कि दुनिया में हर हकीकी तब्दीली हमेशा ऐसे ही लोगों के जरिए आई है। वाह, क्या खूबसूरत आपने इलेबोरेट किया। तो ये फरमाइएगा कि ये इन स्मॉल चेंजेस को आप मज़ीद कैसे डिफ़ाइन करते हैं? आपने ख़ुद बहुत मुशाहिदा किया है सोसाइटी का, रवैयों का, लोगों का, इंसानों का, आपने इंसान का मुताला किया है। जी, तो क्या आप इस बारे में कहते हैं? जी। मैं एक चीज जो देखता हूँ ना जी, वो ये है कि इस वक्त अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो इसमें आपको डिप्रेशन नजर आएगा, आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां नजर आएंगी, आपको नजर आएगा कि बहुत खींचातानी है और बहुत कंपैरिजन्स चल रहे हैं। यानी मुकाबलाबाजी इस नौयत की है कि वो लोग अपनी उन चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि परवरदिगार ने सबको टैलेंट भी दे रखा है। परवरदिगार ने सबको कुछ न कुछ ऐसी सलाहियतें दे रखी हैं जिनको वो मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करें जी तो वो बहुत बड़े यानी एक मकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अपनी उन सलाहियतों को हम शायद ना तो आइडेंटिफाई करते हैं, ना हमारा तालीमी निज़ाम इस तरह का है कि वो हमारे बच्चों के अंदर ये सोच पैदा करे कि वो मुस्बत तौर पर आगे बढ़े। इसमें मेरी जो मैं अपनी जो बात समझता हूँ वो ये है कि हमें असल में एक चीज को अगर हम अपना लें और वो ये है कि हम सीधी बात करें। यानी सीधी बात से मुराद ये होती है कि उसमें कोई ऐसी गैर जरूरी डिटेल्स ना हो, वो सच्चाई पर मबनी हो। तो मैं यहाँ पे कुरान मजीद का भी एक कोट, यानी कुरान मजीद की एक आयत मैं जरूर बताऊंगा। ये सूरह आज़ाब में परवरदिगार ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो और बात सीधी किया करो। यानी सीधी बात का मतलब ये होता है कि जब हम सच बोलते हैं तो फिर इसको फर्दर क्वालिफाई किया परवरदिगार ने कि अल्लाह ने फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, तो वो तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। यानी फिर कोई शख्स जो है, जाहिर है कि एक बंदे को सच बात करनी है, सही बात करनी है, तो वो अपने मामलात के ऊपर भी गौर व फिक्र करेगा, वो आगे मुस्बत तौर पे बढ़ेगा। और फिर एक और बशारत भी दी है कि वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो इससे सोसाइटी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकती है। तो हमें अपने बच्चों को अपने तालीमी इदारों में असल में कुछ रोल मॉडल्स डेवलप करने चाहिए। हम
रोल मॉडल्स से मुराद ये नहीं होती कि हम परफेक्ट हो जाएंगे। जी जी हमसे गलतियां खताएं तो होंगी, जी लेकिन उन खताओं और उन गलतियों को तस्लीम करने का जो हौसला है जी वो अगर हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो हम अपनी इस्लाह का बहुत बेहतर बंदोबस्त कर सकते हैं। और ये एक ही सूरत में मैं समझता हूँ कि है कि हम सीधी बात करना शुरू कर दें, सच बोलें, तो शायद हम दुनिया में वो मकाम हासिल कर लें जिस मकाम के लिए हमें, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ने यहाँ पे हमें भेजा है। क्या बात है। यानी जी जी यानी जो एक्चुअलाइजेशन है जिसका जर्नी हम स्टार्ट करते हैं बचपन से, कोई वालिदैन जब औलाद से नवाजे जाते हैं तो उस औलाद को, उस बच्चे को अच्छा इंसान बनाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। पहले उसका दिल लगाने की कोशिशें, फिर दूसरे तीसरे साल से ही उसकी आदत हम डेवलप करने लगते हैं माँ बाप, छोटी छोटी चीज़ों को करके, और फिर उसको स्कूल दाखिल कराते हैं, करने और ना करने के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो ये एक्चुअलाइजेशन का एक जर्नी है, लेकिन बीच में ही कहीं जो एनवायरनमेंट है वो कहीं नेगेटिविटी की प्रोग्रामिंग भी साथ साथ कर रहा होता है, क्योंकि इंसान के अंदर एनिमल ब्रेन भी मौजूद है और ह्यूमन ब्रेन भी, जिसको डेवलप करना इंसान शुरू करता है। तो वक्त के तकाज़ों के साथ अगर हम देखें तो कई दफ़ा हम इस चीज़ को अपनी मसरूफियात की वजह से भूल जाते हैं कि दरअसल जो ह्यूमन ब्रेन है जो हमने डेवलप किया है, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस जो कि चल रहा है, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कभी जैसे अभी आपने बात की थी डिप्रेशन और दिमागी बीमारियों की, तो कई दफ़ा उन बेचैनियों का हल इंसान ढूंढता है ड्रग्स में। कई दफ़ा उन बेचैनियों और उन बेकरारियों का जो हल है वो इंसान ढूंढता है किसी पार्टी में। वही यंगस्टर जिसका अच्छा इंसान बनाने की कोशिशें शुरू हुई थीं, थोड़ा बड़ा होके जब वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने लगता है तो उस पर रोक टोक होती है। उससे पहले ये वालिदैन ने सोचा ही नहीं होता कि हम इसको इस नहज पर डेवलप करें कि इसको हर वक्त अपनी मर्ज़ी पूरी करने की तमन्ना ना रहे, बल्कि मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बातें भी इसको सुनना, समझना, सीखना, एक्सप्लोर करना आए। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन के साथ फिर चैलेंजेस आते हैं, और इसमें ख़ासा बड़ा एक चैलेंज वो है जो कि अभी थोड़ी देर पहले एक मेहमान बात कर रही थी, स्क्रीन टाइम की। इसमें आजकल बड़ी तेज़ी से हमारा माहौल इन बच्चों के अंदर स्क्रीन्स के ज़रिए दिमाग की प्रोग्रामिंग शुरू करता है, और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यानी कि उसका असर ज़्यादा होता है बनिस्बत फ़िज़िकल कोशिशों के, क्योंकि फ़िज़िकल कोशिशें उतनी हो नहीं रही होती। तो आपने बहुत ही खूबसूरत इनपुट दिया, और मैं समझता हूँ कि गौर व फ़िक्र करने से ही इसहाक भाई ज़िंदगी की समझ आती है। ये जो मुशाहिदा है, ये मुशाहिदा तो कायनात पर गौर करने की दावत के साथ ही बढ़ता है। बिल्कुल सही है। एक चीज मैं और अर्ज करूंगा जी कि इस दुनिया में अगर आप किसी भी इंसान को देखें जी तो एक सादा मिसाल ये है कि कोई इंसान अगर बाजार से, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 1 किलोग्राम चीनी लेने जा रहा है, जी तो वो कभी भी नहीं सोचता कि दुकानदार मुझे कम तोल के दे। हम्म यानी चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो हमेशा अपने लिए पूरा तोल के लेना चाहता है। जी इसी तरह से कोई शख्स भी अगर किसी साथी से, किसी से मिलने जा रहा हो, तो वो ये नहीं कहता कि काश कि मेरे साथ आज धोखा हो, यानी वो अपने साथ इसको बर्दाश्त नहीं करता। जी तो इससे एक उसूल सामने आता है कि जब मैं अपने लिए एक अच्छाई को पसंद करता हूँ तो फिर मुझे भी उस पर अमल पैरा होना चाहिए। मैं भी दूसरों का खैर खा बनूं, जी मैं भी असल में उस में किसी के साथ धोखा न करूं, किसी को कम तोल के ना दूं। जी तोलने से मेरी मुराद ये है कि ये सिर्फ अशिया के तोलने में नहीं होता। बाज़ औक़ात आपके मामलात ऐसे होते हैं जिसमें आपने मशवरा देना है, तो उस बैलेंस को सही रखने की कोशिश करना और इसके लिए शऊरी तौर पर आगे बढ़ना, ये है असल चीज जिससे आप एक खैर व फलाह की तरफ आ सकते हैं। बहुत ही इस खूबसूरत। वक्त जी 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 इस वक्त सिर्फ एक सिर्फ आखिरी जुमला है। जी मैं ये महसूस करता हूं कि हमें असलन जिस चीज की तालीम को परवान चढ़ाना चाहिए वो हमारी इनर सेल्फ की डेवलपमेंट है, जिसको हम किरदार कहते हैं। जी पर्सनैलिटी तो हम बाज़ औक़ात अपनी बेहतर बना ही रहे होते हैं, लेकिन असल बुनियादी चीज जो है वो किरदार है।
किरदार की बुलंदी ही असल में इंसान को बुलंद करती है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही। किरदार की बुलंदी ही इंसान को बुलंद करती है। और वो जो आपकी पहले वाली बात थी उस पर एक शेर भी याद आया कि हर शख्स बना लेता है अखलाक का मयार, खुद अपने लिए और ज़माने के लिए और। वाह। क्या बात है। तो ये जो एक दोरंगी सी है, इसी के बारे में किसी बड़ी मुफक्किर मुदब्बिर हस्ती का शेर है, दोरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। चले संग ही हो जाइए पर किसी एक तरफ को तो लगिए। तो बहुत बहुत ही खूबसूरत आपका इनपुट इसहाक साहब, और आपकी बातों से वो एहसास की कोंपलें फूटी और सोचों के ज़ाविये मिले, जिससे कि ये गौर करने का मौका मिला कि हम इस ख़याल से निकलें कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन जाना ही किसी के लिए कोई मंजिल है। तो आप जो टैलेंट हंट कर रहे हैं, फ़तीन लोगों का लफ्ज़ आपने उस वक्त बोला था, तो वो जो फ़तीन लोग हैं, जो हमारे बच्चे बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड हैं, तो हम उनको रिसर्च से जोड़ें, साइंस से जोड़ें, साइंटिस्ट बनाने का ख्वाब दिखाएं और उनके अंदर ये शऊर पैदा करें कि वो अल्लाह की बेहतरीन सलाहियतों से माला माल होते हुए इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करें कि वो फॉलोअर ना बने, लीडर बने। जी, इसमें अगर एक दो जुमलों की इजाजत हो जनाब, तो मैं ये अर्ज करूं कि ये जो इदारा हमारा है, इसमें पिछले 3 साल से जी पाकिस्तान से जो टीम सिलेक्ट होती है इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में, जी ये वो मुकाबला है जैसे ओलंपिक्स होते हैं, इसी तरह से एजुकेशन के मैदान में ये वो मयार है जो कि दुनिया इसको अचीव करना चाहती है। पिछले 3 साल से 6 बच्चे किसी मुल्क से जा सकते हैं, 4 बच्चे हमारे इदारे के होते हैं। अच्छा, वाह। और ये जो है इस दफा हमारे बच्चे जो है जुलाई के अंदर ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। इसमें एक खास बात जो है वो ये है कि हम दुनिया का 5वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है जी, और हम यहाँ से अपने टॉप ऑफ द टॉप बच्चे वहां पे लेके जाते हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि अभी हमारी 110 कंट्रीज के अंदर 80th पोजीशन है। अच्छा। हाँ, यानी इतने हम नीचे हैं अभी भी। जी। और हमने इंशाल्लाह इसको टारगेट किया है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2030 तक हम पाकिस्तान को पहले 10 मुल्कों की सफ में इंशाल्लाह लाके खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत ही कोशिश ये है जी। बहुत खूबसूरत आपका ये ख्याल, ख्वाहिश, जज्बा, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का इसहाक साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी इनायत, अल्लाह हाफिज़ जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा मोहसिन साहब। अभी जैसे अब देखें, ये दर्द दिल रखने वाले भी ना, किसी ने कहा था ना कि दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर बुजुर्ग ने जवाब दिया कि दुनिया तब तक नहीं ख़त्म होगी उस आखिरी शख्स तक जो दर्द दिल रखता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, यानी एक मोटिवेशन ऐसी है जो कि आपके मुल्क की खातिर है, बच्चों की खातिर, कौम की खातिर। अभी मैं यही सोच रही थी कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, अब जैसे अब ज़ाहिर है 21st सेंचुरी है मोहसिन साहब, ग्लोबल वर्ल्ड है पूरी दुनिया। तो अब मतलब हम यहाँ बैठे हैं मगर क्या हो रहा है अमेरिका में हमें सबको पता है, या बाकी किसी भी मुल्क में। तो हम डिस्टेंट तो नहीं कर सकते बच्चों को गैजेट्स के साथ ना, मगर जो चीज़ हम कर सकते हैं वो डिसिप्लिन कर सकते हैं, वो हम उनको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे ना कि बिल्कुल माइनस करते हैं तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी वो समझें कि एक नीड और वांट होती है ना, तो जो बेसिक नीड्स के अंदर अब बच्चों के ये गैजेट्स आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की मैक्सिमम जो एजुकेशन है वो इस पे है। हम चैट जीपीटी को की फ़ौरन से दे देते हैं सजेशन, गूगल बाकी और से ऐसे हैं, तो सबका सब वो गैजेट्स में ही है ना इन पे। उसके अलावा जो चीज़ लैक करती है मेरा ख्याल वो ये कि जब हम उनको यूज़ नहीं बताते, व्हाट इज़ द राइट यूज़। यानी स्क्रीन टाइम भी ये है, जैसे आपके पास भी 2 फ़ोन है, मेरे सामने भी 2 फ़ोन रखे हुए हैं, बट डिपेंड्स प्रायोरिटीज़ पे भी है। जब आप पूरे डे को सेट करते हैं ना, एक डिसिप्लिन करते हैं, आपने एक रूटीन सेट की होती है, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि फिर जो स्क्रीन टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन जब पेरेंट्स ने ही प्रायोरिटाइज़ किया होता है कि बस ये हमें डिस्टर्ब ना करे और बिज़ी रहे, तो उसके अंदर फिर ऑब्वियसली बच्चा तो डिपेंडेंट होता जाएगा ना।
वो आराम से बैठा है काउच पोटैटो बन के और फ़ोन उसके हाथ में है, तो बस डायरेक्शन देने का मेरा ख्याल है कि माँ बाप को ज़रूरत है कि राइट डायरेक्शन दें, राइट चेक रखें, डिसिप्लिन करें, लेकिन माइनस ना करें। ये मैं नहीं सजेस्ट करती कि आजकल के दौर में हम बच्चों को बिल्कुल माइनस करते हैं। अब मैंने एक बच्ची से मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई, मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड की बेटी, ही इज़ हार्डली मेरा ख्याल 3 years ओल्ड ना। ठीक। और बड़े जो बहन भाई हैं वो एक A लेवल में, दूसरा O में, तो जो छोटी वाली का एक्सेंट बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैंने उससे पूछा, अपनी दोस्त से, मैंने कहा इसका जो एक्सेंट है इतना, ये इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रही है, बड़ी ही उसमें फ्लुएंट, तो उसने कहा ये वो जो कार्टून डोरा द एक्सप्लोरर, तो वो टर्म्स भी वही वाली ना। ठीक। तो देखिए ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बच्चे कैच तो करते हैं ना, राइम्स, वोकैबुलरी, बहुत अच्छी अच्छी सी पोइट्री, तो ये कुछ बेनिफिट्स भी हैं जिन्हें हम एकदम से इग्नोर कर देते हैं। जी, ये भी सही है, और लैंग्वेज पर जो असर आता है वो भी अपनी जगह पे सही है। मुझे एक बच्ची कह रही थी कि आपने जो सवाल पूछा है मैं तुरंत इसका जवाब दे सकती हूँ। तुरंत, फिर ये भी होता है ना। हाँ, फिर आपने ये फिर भी बहुत होता है ड्रामे, हाँ ना, ड्रामे और गैन को तो बोलना ही छोड़ गया, वो क्या गलती हो गई है, हाँ खैर है, हाँ बिल्कुल। तो ये सब कुछ भी है जी। बच्चों को एक ख़ास बात जो बताने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, या ऐसे तमाम सेमिनार्स में, प्रोग्राम्स में, मीडिया पर भी इस बारे में भी थोड़ी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि ये जो हमें नई जनरेशन के अंदर माँ बाप के बारे में, वालिदैन के बारे में ये तासुर देती हुई नई नस्ल नज़र आती है कि ये हमारे जो वालिदैन हैं हमें आज़ादी नहीं देते, हमारी ज़िंदगी में बहुत मुदाखलत करते हैं, और ख़ुद इन्होंने जो गलतियाँ की हुई हैं, आज का दौर ये हमें पुरानी ज़िंदगी के मुताबिक गुजारना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी को, जबकि आज के दौर के तकाज़े मुख्तलिफ हैं। मुहतात तरीके से भी, ढके छुपे तरीके से भी कई दफ़ा नई नस्ल अपने वालिदैन से इख्तिलाफ़ कर रही होती है, और वो ये कहते हैं कि ये एक आज़ाद ज़िंदगी के अंदर हमारे ये हुकूक हैं कि उसमें दखल ना दिया जाए। अच्छा, ये जो चीज़ है ख़ास तौर पे इसको यूँ समझने की ज़रूरत है कि जो इंसानी ज़िंदगी का सर्वाइवल, बका, तहफ़्फ़ुज़ है, उसमें कुछ जो यानी एरियाज़ हैं वहाँ से उसकी जो मुदाखलत है वो ज़रूरी है। ये यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक सड़क है, उसको आप किसी भी जगह से पार नहीं कर सकते, उसको आप सर्टन किसी ख़ास जगह से ही पार कर सकते हैं। आप अगर ये सोचें कि पैसे मेरे, आमदनी मेरी, भाई मैं क्यों दूं टैक्स, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि स्टेट आपको पाबंद करती है कि आप टैक्स दें। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आप उनके मुजरिम हैं। अच्छा, आपकी गाड़ी, अगर कोई ये सोचे भी मेरी गाड़ी, मेरी मर्जी, मेरी बेल्ट, बांधू ना बांधू, स्पीड मेरी, मैं जितनी मर्जी स्पीड चलाऊं, तो जो ट्रैफिक के कवानीन हैं वो आपको रोकते हैं, और वो आपको पाबंद करते हैं कि आपको दूसरों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इस हदबंदी के अंदर ही रहना होगा, इससे नहीं निकल सकते। अच्छा, इवन अगर आप देखें पुलिस डिपार्टमेंट, तो ऐसा नहीं है कि कोई शख्स है वो ये कहे कि मुझे पुलिस रोक नहीं सकती। पुलिस पूछगछ कर सकती है, रोक सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इवन गिरफ्तार कर सकती है अगर किसी के बारे में कुछ ऐसे शकूक व शुबहात हों जिसके से दूसरों की ज़िंदगी को कोई ख़तरा दरपेश हो। तो ये जो कवानीन हैं, इदारों के कवानीन, जैसे स्कूल या ऑफिस या कॉलेज, यूनिवर्सिटी का आप देखें कि ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे जाता है, जो जॉब करने वाला है, या कोई स्टूडेंट है जो वहाँ फ़ी दे के जिसका एडमिशन हुआ है, वो ये नहीं कह सकता कि भी फ़ी हमने दी हुई है, मेरी तो मर्ज़ी है, मैं जब मर्ज़ी आऊँगा। बल्कि वो इदारा उसे पाबंद करता है कि ये इसकी बायोमेट्रिक मशीन है, ये इसका अटेंडेंस का सिस्टम है, इसमें आपको इतने बजे पहुँचना है, इतनी देर लेट आएंगे तो उसमें आप गैर हाजिर तस्वुर होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, और अगर कोई छुट्टी की लीव का प्रोसेस होगा तो उसके लिए आपको बाकायदा सर्टन प्रिंसिपल्स हैं, तरीक़ाकार है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जगह जगह, कदम कदम पर हमें नज़र आता है कि हमें कोई सिस्टम्स हैं जो डेवलप होते चले जा रहे हैं और वो हमें पाबंद करते हैं। ऐसा यानी बेलगामी सी या एक बिल्कुल ऐसे सरमस्ती सी नहीं है,
ऐसी आज़ादी नहीं है कि जिसमें आप जो चाहें जब चाहें जैसे चाहें करें। तो फिर वालदैन के बारे में ये जो बात है, तो वालदैन का भी इसी तरह से एक तजर्बा मुशाहिदा, वो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वो आपके बारे में अपने तजर्बात, मुशाहिदात, एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको राय देने या आपके बारे में अपनी एक पोजीशन को इस्तेमाल करने की हैसियत रखते हैं। चुनाचे उनको नौजवानों की ज़िंदगी से बेदखल नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। यानी ये ख़्याल अभी एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है कि वालदैन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मदर्स डे और फादर्स डे काफ़ी है। जी 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 जी, बाकी बिल्कुल। दिनों में उनका दखल देना नहीं बनता। और हमें ज़्यादा पता है, हमें अपने वालदैन से भी ज़्यादा तजर्बा है। हम आज की दुनिया में AI से हर चीज़ पूछ सकते हैं, तो वालदैन की क्या ज़रूरत। ये जो सारी बात है, ये भी उस एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आप अपने बच्चों को डेवलप कर रहे होते हैं, जिसमें आप परवान चढ़ाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल टीचर्स का भी है। जो टीचर्स हैं, जो कि ख़ुद भी वालदैन होते हैं, तो उन टीचर्स को भी इस बारे में क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों को याद रखने समझने की ज़रूरत है, जिससे कि वो बच्चों की अपब्रिंगिंग में ये सारी बातें भी उन्हें समझा सकें कि मर्ज़ी पूरी नहीं होती हर बात में, मर्ज़ी बीमार भी होती है। जी जी जी। बाज़ औक़ात हमारी जो चाह है, हमारी जो तमन्ना है, वो नुकसानदेह भी होती है, उसको टूटना भी होता है। जैसे हमें थोड़ा सा इस चीज़ को, जैसे बोरियत को एक्सपीरियंस करना होता है, तो अपनी मर्ज़ी के टूटने को भी एक्सपीरियंस करना होता है। वहाँ से भी हमारे लिए फलाह का मैसेज आता है। और मोहसिन साहब, इसमें बड़ी खूबसूरत बात आपने की। इसके अंदर जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, जैसे अभी बता रहे थे आप, ये वो बिलीव्स हैं जिनको पेरेंट्स के लेवल पे करेक्ट होने की ज़रूरत है। जी। यानी जब माँ बाप अपने इस बिलीफ को करेक्ट कर लेंगे ना कि खुदा ना खास्ता हम क्योंकि माँ बाप हैं, तो फिर हम तो ये करेंगे ही करेंगे। हम बच्चे को ना नहीं कह सकते। हम बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, खा हमें उसके लिए कुछ ही ना करना पड़े। अब ये वो बिलीफ है जिसकी वजह से माँ बाप बहुत सफ़र भी करते हैं, मैक्सिमम खुश रखने की बच्चों को कोशिश भी करते हैं, जो कि वो नहीं होते। और उसके बाद उनको जवाब में कुछ ना चाहने की भी कोई तलब नहीं होती है। यानी उन्हें ये होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। कहीं ना कहीं पे बैक ऑफ द माइंड ये बिलीफ से ऑपरेट कर रहे होते हैं कि हमारा तो फ़र्ज़ है। तो प्लीज़ एक तो इस बिलीफ को करेक्ट करें कि बेशक आपकी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ताला ने आपको इस दर्जे से नवाजा है हम सबको कि हम माँ या बाप हैं, मगर उसके साथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जवाब में आप ये जो सोच से ऑपरेट करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको तब्दील कर लें। जवाब में आपको बहुत कुछ चाहिए। जवाब में आपको बच्चों से पेशेंस चाहिए, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, उनकी अचीवमेंट्स चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, उनसे केयर चाहिए। अब ये वो सब की सब चीज़ें हैं। जब आप ये जहन में बनाते हैं ना, तो फिर आप कॉन्शियसली बच्चों को अकाउंटेबल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि हम क्योंकि पेरेंट्स हैं, हमारा तो फ़र्ज़ है, और इधर उधर वाले लोग भी आपके अंदर ये चीज़ बार बार से डाल रहे होते हैं कि हाँ भाई माँ बाप हैं, हम ते फ़र्ज़ है तुसी ते करना है, तो फिर बच्चे कुछ भी करें आपको लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे बेबस हैं। अब आपकी ये जो बेबसी है ना, वो खा कॉन्शियस लेवल पे है या अनकॉन्शियस लेवल पे है, आपकी ये बेबसी आपके बच्चे को मज़ीद फेलियर्स की तरफ ले जाती है। क्योंकि बच्चे को डिसिप्लिन तो माँ बाप ने करना है। अब जब माँ बाप ही ये समझते हैं कि शायद हमारा तो फ़र्ज़ है इनको पूरा कर देना ना, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, इनको खुश करना कुछ भी किसी भी तरीके से, तो उसके बाद अब वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, माँ बाप उस पर उसको बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं ठहराते, बल्कि दुखी दिल के साथ बैक स्टेप्स पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने बच्चों को पहले अच्छा बच्चा और फिर अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, और जब हम उनकी अपब्रिंगिंग में ये सारे तकाजे पूरे नहीं करते, तो उन बच्चों के अंदर हमें वाज़े तौर पे कौलो अमल का तज़ाद नज़र आता है। जी जी जी। दुनिया एक स्टेज है और हम सब इस पे परफॉर्म कर रहे हैं, गोया हमारा कोई असल किरदार कुछ और है और हमने मुहज़्ज़ब होने का हम में से अक्सर लोगों ने कोई मास्क लगाया हुआ है।
तो किसी की जो असलियत अच्छी बनती है वो अच्छे किरदार की वजह से बनती है। आप देखिए कि अगर आप कुछ लोगों को टेस्ट करें, जी मिसाल के तौर पे अगर किसी को इख्तियार दिया जाए और वो इख्तियार के पाते ही अपने मुलाजमीन की बेइज्जती करना शुरू कर दे, इख्तियार के मिलते ही अगर वो लोगों के साथ तौहीन आमेज़ रवैया रखना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि इख्तियार ही वो चीज़ थी जिसने एक नकाब सा जो बनाया हुआ था उसके ऊपर, वो इख्तियार मिलते ही वो उतर गया और असल का चेहरा उसका सामने आ गया। इसी तरह से पैसा, जिसको दरअसल वैसे तो शौहर को मजाजी खुदा कहा जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है मजाजी खुदा तो पैसा है, क्योंकि जैसे ही किसी के पास पैसे आते हैं, एक ही बात है, वैसे शौहर भी पैसे ही होता है, शौहर भी पैसे ही होता है, हाँ, हस्बैंड इज अ मनी एक्चुअली। तो पैसा आने पर भी लोगों के अंदर, यानी आप देखें कि किस तरह से वो उस पैसे का इस्तेमाल करके और उनके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। इसी तरह से आप उस फर्द के साथ लेन देन करके देख लें, आपको फ़ौरन के फ़ौरन पता चल जाएगा कि रुपये पैसे के छोटे मोटे लेन देन के नतीजा में भी उसकी असलियत सामने आएगी। जी जी इसी जी, तरह से अगर आप किसी को नो कहते हैं, यानी उसकी मर्जी के खिलाफ बात करते हैं, तो कितनी बड़ी परसेंटेज है जो लोग बिफर जाते हैं, बुरा मनाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। तो मर्जी के खिलाफ तो बात उनको पसंद ही नहीं आती। इसी तरह से आप देखें कि कई दफ़ा लोग हमसे मिलते हैं तो वो दूसरों के बारे में वो बातें बता रहे होते हैं, बड़ी ताज्जुब खेज़ बात है, जो बातें वो बड़े फ़ख्र से ये कह के बता रहे होते हैं कि ये उन्होंने बात मेरे साथ शेयर की और ये शेयर करते हुए उसने कहा कि ये बात मैंने किसी को नहीं बताई हुई, और ये बात वो आपको बता रहे होते हैं। यानी गोया कि और फिर एक्सपेक्ट करते हैं तुम भी ना बताना किसी ये को। एक्सपेक्ट करें भी तब भी अगर देखा जाए तो जो बंदा किसी का कोई ऐसा एतमाद ही नहीं रख सकता, तो उसके बारे में याद रखिए कि वो आपके एतमाद को भी ठेस पहुंचाएगा। True. वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यही करने वाला है। इसी तरह जो गुस्से की कैफियत है, आप देखें कि लोग गुस्से में, जहनी दबाव में किस तरह से डील करते हैं। यानी अगर कोई लैंग्वेज बदल जाती है किसी की, यानी गुस्से की हालत में अगर किसी की लैंग्वेज बदल जाती है, किसी का जहनी दबाव की हालत में ये आलम होता है कि वो दूसरे के बारे में बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है, या किसी के ऊपर गुस्से के साथ वो उसके माजी के जख्म ताज़ा करने लगता है, जो उसने कोई अपने माजी के दुख उससे शेयर किए थे, वो उनका ताना देने लगता जी है। जी जी, तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ख्वाह दिल का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, खा दिल का कितना, और बाद में वो एक्सक्यूज़ करेगा, माजरत करेगा। अब ये जो सारा कुछ, इसी तरह से लोग इंतज़ार नहीं कर पाते। जी आप किसी को इंतज़ार करवा के देख लीजिए, 10 मिनट के इंतज़ार पर उसके तेवर ही जुदागाना होंगे। आप उसके साथ सफ़र करके देख लीजिए, अगर आप कहीं उसको कोई रास्ता आप सही नहीं, बीच में भटक गए हैं, या आप कोई खाना अच्छी जगह सर्व नहीं हुआ, या जहां आप गए हैं वो जगह उसको पसंद नहीं आई, तो उसके तेवर बिल्कुल जुदागाना से हो जाएंगे। ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मिल के किरदार है, और ये जो एक किरदार है किसी इंसान का, इसको बाकायदा तैयारी के साथ डेवलप किया जाता है। जिस तरह कोई फिल्म बनती है तो उस फिल्म के इंग्रेडिएंट होते हैं कंटेंट से लेके परफॉर्मेंस तक, जी उसमें किसने किस मौके पे क्या परफॉर्म करना है, कब बोलना है कब नहीं बोलना, बल्कि बातों का तो ना बोलने की का असर ज़्यादा होता है। तो ये हमारी ज़िंदगी भी एक फ़िल्म है, और इस फिल्म के अंदर एक अच्छे किरदार को जो हमसे मंसूब है डेवलप करने के लिए, वो सारा एहतमाम करना होगा जो कि उसमें जो हम तवक्कुआत रखते हैं उससे मैच करता हो। जी 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 जी, बेशक, बहुत खूबसूरत बात आपने की है मोहसिन साहब। मुझे मैच रखने पे मेरा ख्याल है अब तो हम कंक्लूड ही करेंगे ना। अब हम इस मैच से भी रुखसत लेने वाले हैं। इससे पहले बस मैं एक वाकया छोटा सा सुनाऊंगी मोहसिन साहब का ही, कि आपका जो आप कह रहे हैं, क्या जो आप कर रहे हैं उससे मैच करता है, यानी मुझे याद आ गया एकदम से। जी जी, एक दफ़ा का जिक्र है, मैं बहुत छोटी सी थी तो मोहसिन साहब के पास ही मैं बैठी थी, बचपन से, क्योंकि मैं इनसे सीख समझ रही हूँ। तो मोहसिन साहब को एक कॉल आई हमारी विलिंग वेज में ना, एक एम्प्लॉई की। तो उसने कॉल की और कॉल करके मोहसिन साहब से कहा कि मैं इस टाइम लाहौर में नहीं हूँ सर, मैं एक और शहर आया हुआ हूँ, शायद मुल्तान में आया हुआ हूँ, और मैं खासा परेशान हूँ, तो आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। तो जो अभी सर ने कहा कि जो आप कर रहे हैं क्या मैच भी है, तो मोहसिन साहब ने कहा हो बहुत अफसोस हुआ, क्या हुआ आपको? तो उन्होंने कहा सर बड़ी एमरजेंसी है,
तो मैं यहाँ मुल्तान में हूँ। तो मोहसिन साहब ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, आप मुझे ना वहाँ ज़रा PTCL से अभी फ़ोन करें मेरे मोबाइल पे मुल्तान के नंबर से, तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। उसके और बाद साथ ही मुल्तान की मदद की ऑफर भी की कि वहाँ वहाँ मुल्तान कुछ में कुछ दोस्त हैं जो फौरी आपकी मदद के लिए पहुँच सकते पहुँच हैं। सकते हैं। उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, जी। उन्होंने ना कॉल की, जी। और मेरा ख्याल है फिर वो लाहौर से कॉल हुई कोई 4 घंटे की। अच्छा, इसी ये इसके अलावा एक दफ़ा का बड़ा दिलचस्प वाक़या ये भी है कि एक साहब ने ना बड़ी रूहानसी सी आवाज़ के साथ उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हूँ और तबीयत बहुत सख्त ख़राब है और आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूँगा। मैंने कहा ये तो बहुत ही एक इमरजेंसी की सी कैफियत है। तो क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक हर महीने 2-3 दफ़ा ऐसा होता था, इमरजेंसी में जाते थे। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है और ऐसे में आपको अकेले छोड़ देना भी ठीक नहीं है। मैं फौरी तौर पे अपने एक साथी को आपके पास भेज रहा हूँ, वहाँ इमरजेंसी वार्ड का बेड नंबर क्या है? कहने लगे सर वो अभी इन्होंने एक्सरे वगैरह करना है, तो बस बेड नहीं दिया मुझे। हाँ, वो अभी बेड अलॉट, आपको पता है पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं आप जो है ना वो फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल फ़ोन आप बंद कीजिए, अभी वहाँ उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ये साहब पहुँच रहे हैं। आप यकीन माने कि मेरा ख्याल है कि विदिन 45 मिनट्स वो आ गए। कहते कि वो असल में ये हुआ कि वो फिर तबीयत ठीक होगी, हड्डी जुड़ी हुई थी, एक्सरे बेहतर हो गई। डॉक्टर ने ये कहा कि एक्सरे की जरूरत नहीं है, एक्सरे ज्यादा ड्रामे ना करो, भागो काम पे। तो वो फिर तबीयत भी, सर आपकी बातों ने भी मोटिवेट किया। तो मेरा ख्याल है कि इसी मोटिवेशन पर हम इजाज़त चाहते हैं। मतलब नई साल से पहले ना, जी। मेरा ख्याल है नई साल आने से पहले हमें अपने बहाने भी चेंज कर लेने चाहिए। बहानों के साथ जो है वो हमें डील करना, क्योंकि असल में बंदे का कसूर नहीं होता, डिफेंस मैकेनिज्म का कसूर होता है। बहाने आते कहाँ से? हम एक्चुअली करैक्टर डिफेक्ट पर चले जाते हैं ना फौरन। जो कोई बहाने बनाता है तो हम समझते हैं कि बुरा इंसान है। नहीं, वो बहाना बनाने वाला बेबस है, उसका ब्रेन एक्चुअली से ये मैसेज दे। अच्छा, कुछ लोग मोहसिन साहब इतने सादा होते हैं। जी। मुझे एक अपना ड्राइवर याद आया जो कि PTCL से कॉल कर रहा था। अब वो PTCL से मुझे घर कॉल किया उसने, मेरे फादर को। मैंने पिक किया तो मैंने कहा हाँ जी। कहता जी बाजी मैंने साहब को बताना है, मैं नहीं आ सकता आज ना। तो मैंने कहा कहाँ पे हो तुम? तो कहता बस बाजी मैं लाहौर पहुँच गया हूँ। अब वो PTCL से कॉल आ रही है उकाड़ा की। आई स्टिल रिमेम्बर, अभी वो मुझे कभी मिलता है, स्टिल विद माई फादर। हाँ, तो लेकिन मेरे साथ तो इससे ये जो आपका वाकया है, इससे एक यानी मिलता जुलता भी और इससे जरा 2 हाथ आगे वाला वाकया। अच्छा, बात पुरानी है, 24 साल पुरानी। जाहिर बात है आपकी बातें तो मोहसिन साहब वाकया हादसा तो पुराने ही हुए ना। जी, हालांकि देखने की उम्र हालांकि मेरी कम है, नहीं, लेकिन वो वाकयात तो पुराने बिल्कुल बचपन में होते रहे ना आपके साथ। अच्छा, वो एक थे यानी एक डॉक्टर साहब थे जी। तो उस ज़माने में उन्होंने 24 साल पहले तो उनको वो देर से आते थे। अच्छा, यानी उनका ये मसला था कि वो जैसे डॉक्टर्स के यहाँ, हम तो यहाँ एक डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में और विलिंग वेज में हम कोशिश करते हैं कि किसी को भी इंतज़ार ना करना पड़े। हाँ जी। यानी अगर किसी की कोई अपॉइंटमेंट है तो वो फिर उस अपॉइंटमेंट के टाइम का मतलब यही है कि फिर डॉक्टर को अवेलेबल होना है, रेडी होना है और रूम में यानी आते ही पेशेंट का टर्नओवर जो उसका है। जी। अब हुआ ये कि हस्बे मामूल उनके पेशेंट आके बैठे हुए थे और पिछले हफ्ते ही उन्होंने वादा किया था कि वो वक्त पर आया करेंगे। अच्छा। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और किया उनके घर के नंबर पे जो कि 583 से शुरू होता था। तो मुझे कहते थे बेटा जी। तो वो कहने लगे कि हाँ जी बेटा, बस मैं घर से निकल गया हूँ, बस ये इशारे पे हूँ। ये तो दिस इज इशारे पे हूँ और ट्रैफिक बंद है सामने, बस अभी ये खुलती है तो मैं बस निकल के PTCL पे। हाँ PTCL फोन पे नए फोन आए थे तो आपने कहना था कि तार बहुत लंबी है फोन की। पार्कटेल के फोन होते थे तो उन्हें याद नहीं रहा। अच्छा। तो खैर मैंने भी उनको फिर शर्मिंदा नहीं किया। बड़े सीनियर डॉक्टर थे। नहीं किया आपने शर्मिंदा? आपने ये नहीं कहा कि फोन की तार बहुत लंबी है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल पीछे ट्रैफिक की आवाज आ रही है। अच्छा, मैंने तो अपने ड्राइवर को कहा कि अच्छा ये तो मुल्तान से फोन लाहौर ले आए हो, तो वो फिर आगे से जरा शर्मिंदा हो गया। अच्छा, आपने शर्मिंदा नहीं किया? नहीं शर्मिंदा, देखिए किसी को शर्मिंदा करके तो कोई जीत नहीं होती। इस्लाह करके आपको अच्छी फील आनी चाहिए। तो लोग आमतौर पे एक दूसरे को लाजवाब करते रहते हैं। बिल्कुल।
अच्छा, लाजवाब करने की निस्बत कायल करने की पॉलिसी ज़्यादा अपीलिंग है। यानी लाजवाब करके आप कितनी देर खुशी मना लेंगे, आप दूसरे को शर्मिंदा करके कितनी एक जीत सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर आपको खुद भी पता होता है कि आपने दूसरे को जब पिछाड़ा है, शर्मिंदा किया है, लाजवाब किया है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि इससे उसकी इस्लाह नहीं हुई और आपने उसका मजाक सा उड़ा दिया। तो ये नहीं करना। बिल्कुल। आपने उसका साथ देना है। जब भी आपने किसी को बेहतर बनाना है तो बेहतर बनाने के लिए एक, जैसे कि उसको अकेले में बात हो सकती है। बाज़ औक़ात लोग ज़िद पे अड़ जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि कुछ दूसरे लोगों के सामने उनकी इस्लाह का अमल शुरू हो जाता है। तो महफ़िल में ये याद रखना चाहिए कि जब आप किसी को करेक्ट करना चाहते हैं तो करेक्ट करने से पहले जो सबसे पहला करने वाला काम है, करेक्ट करने से पहले वो कनेक्ट करना है। तो जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे आप करेक्ट कर नहीं सकते। बेशक, बिल्कुल। तो अब हम इजाज़त ले लें मौसम इजाज़त लेते हैं दुआ के साथ कि आपके लिए नया साल बहुत अच्छा हो और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मलाल ना आए और किसी की मजाल ना हो कि वो आपके हाल को ख़राब करे। तो आपके लिए बहुत सी दुआएं। इजाज़त चाहते हैं अगले सैटरडे तक। तब तक के लिए अल्लाह हामिद नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।